नॉर्थ वेस्ट में जिस व्यक्ति की किचन होती है ना, वो रातों रात ऐसे गिरता है। 12 4th स्टेज कैंसर पेशेंट्स मैं ठीक कर चुका। जो एक लाइफ में कंपेनियन ढूंढ रहा है पर उसको कंपेनियन नहीं मिल पाता, तो उसका आपके हिसाब से क्या होता है रीजन? क्या जिसको सूट कर गया उसके लिए तो बहुत बढ़िया, बट जिसको सूट नहीं किया उसका डिस्पोजल में गेस्ट रूम बना दो, एक इफेक्ट आएगा, बस गेस्ट नहीं आएंगे घर में। तो क्या आप वास्तु के बारे में जानना चाहते हो, किस तरीके से वास्तु काम करती है? और आज हमारे साथ में जो एक्सपर्ट है ना, वो वास्तु के साथ में एस्ट्रोलॉजी के भी एक्सपर्ट है। तो हम आपको समझाएंगे किस तरीके से वास्तु काम करती है, आप अपने घर का खुद से वास्तु किस तरीके से समझ सकते हैं, आप अपने ऑफिस का किस तरीके से वास्तु समझ सकते हैं, और साथ में आप एस्ट्रोलॉजी को वास्तु के साथ में कैसे लिंक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं हमारे गेस्ट के साथ में। मेरा नाम है वास्तु गुरु अभिषेक गोयल। आज मैं साहिल जी के साथ वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये वास्तु है क्या चीज, होती क्या है? देखो, वास्तु शास्त्र जो है ना, इसकी 2-3 डेफिनेशंस है, मैं आपको सारी बताता हूँ। सबसे पहले जो वास्तु वर्ड है ना, वास्तु जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, वास प्लस तु। वास का मतलब होता है रहना, जैसे कहते हैं ना वास करते हैं, रहते हैं। तु मतलब होता है योग्य, और शास्त्र क्या है? साइंस। तो कोई भी ऐसी विद्या, कोई भी ऐसी साइंस जो किसी भी भवन को, किसी भी घर को रहने योग्य, वास्तु रहने योग्य बना दे, उस साइंस को कहते हैं वास्तु शास्त्र की विद्या। अब बात करते हैं कि रहने योग्य घर का क्या मतलब है। आप अपने घर जाओ, घर के अंदर जाते ही उधर से माँ आ रही है वाइफ की बुराई करने, वाइफ आ रही है माँ की बुराई करने, आपस में कलेश चल रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, कलेश, तो क्या वो घर रहने योग्य होगा? नहीं। रहने योग्य घर कैसा होता है? जिस घर के अंदर आप जाओ तो जाते ही ना आपको एक आनंद की अनुभूति हो, रिलैक्सेशन आप फील करो, घर परिवार में खुशियां हो, बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, प्रोस्पेरिटी है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा घर जो है वो रहने योग्य घर है। ऐसे ही, ये तो हो गई घर की बात। ऐसे ही ऑफिस और फैक्ट्रीज की बात करें तो एक ऑफिस जिसके अंदर अंधाधुंध सेल्स हैं, पेमेंट टाइम पे आ रही है, एम्प्लॉयज बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सप्लाई वाले टाइम पे सप्लाई, माल वाले माल टाइम पे माल, टाइम पे पेमेंट, और सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं, वो एक बढ़िया ऑफिस है। फैक्ट्री के अंदर बात करें तो मशीन्स स्मूथ रन कर रही हैं, आपकी लेबर में कोई परेशानी नहीं है, माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, टाइम पे डिलीवरीज है, रॉ मटेरियल टाइम पे आ रहा है, डिलीवरी टाइम पे आ रही है, पेमेंट टाइम पे आ रही है, तो ऐसी फैक्ट्री जो है वो वास्तु के हिसाब से बढ़िया है। ठीक है। पूरा संसार जो है ना वो 5 तत्वों से बना है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। 5 तत्वों से हम भी बने हैं और एक दिन 5 तत्वों में ही मिल जाएंगे। अब ये 5 तत्व कौन से हैं? भ, ग, व, आ, न। भ से भूमि, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। 5 क्या बना? भगवान। तो वास्तु एंड परमात्मा इज वन एंड द सेम थिंग। किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी स्पेस में जब आप 5 तत्वों की बैलेंसिंग कर देते हो तो उस बिल्डिंग को कहते हैं एज पर वास्तु बिल्डिंग। ठीक है। अब आपने मेरे को साइंस के बारे में एक वर्ड यूज किया, ये साइंस है क्या? ये जेन्युइनली साइंस है या फिर ये ऐसा होता है? साइंस बेसिकली क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, वेदर इट इज इक्वल और वेदर इट इज अपोजिट। ये साइंस है ना, तो वास्तु भी साइंस है। क्यों साइंस है? आप वास्तु में कोई उपाय करते हो तो या तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव आएगा। सही करोगे तो पॉजिटिव आएगा, गलत करोगे तो नेगेटिव आएगा। आप करके देख लो। अगर कोई कहता है साइंस नहीं है तो मैं सिर्फ उसको इतना बोलूंगा कि एक बार अपने घर में चेंज करके देख लो। हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं अपने ऑफिस के अंदर कर रहा हूँ, अभी हमने डिस्कशन करी है और आपको रिजल्ट दूंगा मैं 2 से 3 महीने के अंदर। नहीं, 15 दिन में। 15 दिन? तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या क्या हुआ। अब आपने ये बताया, क्या इसके पीछे पुराने जमाने में कोई लॉजिक था? जैसे कि सूरज एक स्पेसिफिक जगह से उगता था, लोग कहते थे किचन उसी जगह पे बना लो क्योंकि उस जमाने में खाना उसी जगह पे खाया जाता था और धूप के अंदर ही खाया जाता था। तो या वहां से साइंस बनती हुई है ये वाली? नहीं, देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा एंशिएंट बातें करूं कि वास्तु आया कहां से, तो इसके पीछे ना एक वास्तु पुरुष की स्टोरी है। स्टोरी क्या है? आज से कई हजार साल पहले देवता और असुरों में युद्ध छिड़ा।
देवताओं की तरफ से भगवान शिव लड़ाई कर रहे थे, असुरों की तरफ से अंधक असुर लड़ाई कर रहे थे, और ये दोनों मल्ल युद्ध कर रहे थे। मल्ल युद्ध क्या होता है? जो अखाड़े में कुश्ती की जाती है विदाउट वेपन्स। तो ये युद्ध इतना लंबा चला कि ये खत्म ही नहीं, कई हजार साल बीत गए। तो दोनों बहुत ज्यादा थक गए एक दूसरे से। जब टाइम्स ब्रेक होता ना, टाइम्स ब्रेक हुआ, तो उस समय भगवान शिव के शरीर से पसीना बहने लगा। जब उस पसीने की कुछ बूंदें जमीन पे गिरी, तो जमीन, मट्टी और भगवान शिव के पसीने के कांटेक्ट से एक बहुत बड़ा क्रिएचर पैदा हो गया, बहुत बड़ा। अब देवताओं को समझ ना आया कि ये देवता है या असुर है, ना असुरों को समझ आया कि ये देवता है या असुर है। अब जैसे ही वो क्रिएचर पैदा हुआ, उसने भगवान शिव को बोला, यार मुझे ना भूख लग रही है बहुत ज्यादा, मैं कुछ खा लूं। भगवान शिव थके हुए थे और बोले, बाबा मना तो करते नहीं ना तो है ही नहीं। उन्होंने कहते जो खाना खा ले। अब उसने खाना शुरू किया, जितना अन्न फल फ्रूट अवेलेबल था वो सब खा गया। सारे उसको देख रहे यार, ये तो खाया जा रहा है, हमारा सब कुछ सब खा गया, सब कुछ खत्म कर दिया। फिर उसने मट्टी खानी चालू कर दी। अब वो मट्टी खाए जाए, सारे आस पास के पेड़ पौधे सब खा गया, मट्टी खाए जाए। अब एक ने जाके पूछ ली, भाई कितना खाएगा, क्या बात होगी? वो कहता, मैं पहले पूरा पृथ्वीलोक निकल जाऊंगा, फिर मैं आकाश निकल जाऊंगा, तीनों लोक पाताल निकल जाऊंगा, तीनों लोकों को निकल जाऊंगा, पर मेरी भूख शांत नहीं होगी। सारे टेंशन में। बोले यार इसका मतलब तो हमें भी खाने वाला है, सारे टेंशन में। अब उन्होंने क्या किया, सृष्टि के जो क्रिएटर है, या इस संसार में कुछ भी क्रिएट होता है तो वो क्रिएटर कौन है? ब्रह्मदेव। तो क्या हुआ, कई असुरों और देव, स्पेसिफिकली 44 देवता और असुरों ने मिलके उस क्रिएचर को बॉडी के अलग अलग पार्ट से पकड़ा और वो उसको ब्रह्मदेव के पास ले गए कि ब्रह्मदेव जी आप बताओ ये कौन है, क्योंकि जो पैदा हुआ है तो आपसे ही हुआ है। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया, उस वास्तु पुरुष को 4 दीवारी में बांध दिया और उसको अपने मनस पुत्र की उपाधि दी और उसको वास्तु पुरुष का नाम दिया। और ब्रह्मदेव ने उसको उस समय ये वरदान दिया कि जो व्यक्ति वास्तु का ध्यान रख के अपनी बिल्डिंग बनाएगा तो उसको देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, जो वास्तु का ध्यान नहीं रखेगा वो असुरों का भोजन बन जाएगा। तो यहां से जो वास्तु की विद्या है ना, ये एग्जिस्टेंस में आई। और विश्वकर्मा प्रकाश जी जो हैं संसार के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट और बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट, कृष्ण की नगरी भी उन्होंने ही बनाई उनके आदेश पर, जो सुदामा की नगरी थी। तो ये इस तरीके से वास्तु एग्जिस्टेंस में आया। अब पुराने समय की अगर हम बात करें तो पुराने समय में होता क्या था, एक तो घर में वॉशरूम्स नहीं होते थे, घर में टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो लोग बाहर ही जाते थे लोटा लेके, तो टॉयलेट का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, बाकी उस घर में क्या होता था, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, चूल्हा साउथ ईस्ट में, हेड ऑफ द फैमिली साउथ वेस्ट में, अनाज नॉर्थ वेस्ट में, एंट्री नॉर्थ ईस्ट में। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स है वास्तु के। अब मैं आपको बताऊं ये कहां से आए। पुराने जमाने में 2 ही कैटेगरीज होती थी, एक राजा एक प्रजा। और अगर आप एंशियंट टाइम्स में चले जाओ ना, तो सिर्फ और सिर्फ राजा के पास पंडित होता था, प्रजा पे पंडित नहीं होता था। मतलब प्रजा को अगर अपने घर में कोई रिचुअल्स करने हैं तो पंडित अवेलेबल नहीं थे, पंडित केवल राजा के पास था। प्रजा में जिसको जो करना अपना खुद करो भाई। ये तो आज हम लोग पंडित जी घर पे बुला के पूजा हवन यज्ञ करा लेते, पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, पंडित। पंडित मतलब कौन, जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। कंसल्टेंट्स केवल राजा के पास थे। अब प्रजा क्या सोच रही है, यार राजा जो कर रहा है उसको तरक्की मिल रही है, प्रॉपर्टी ले रहा है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, स्टॉक ले रहा है स्टॉक के रेट बढ़ रहे हैं, मतलब जिस काम में हाथ डाल रहा है राजा तो राजा ही है यार, और हम नॉर्मल। अब उनको पता चलता है, प्रजा को पता चलता है कि जो ये राजा है ना, ये कोई ना कोई वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में गेन्स पे गेन्स है। उन्होंने पता लगाया, उन्होंने वास्तु वाले पकड़ लिए राजा के बेटा जो तू राजा को बताता है ना, तू हमें भी बता हमारे घर में। उस समय सजाए मौत थी। राजा ने क्या रखा था, अगर ये सीक्रेट प्रजा में चले गए ना तो सर काट दिया जाएगा, क्योंकि वास्तु वालों की तो कमी है नहीं, राजा तो एक ही है। तो भाई सारे डरते थे कि नहीं यार जो राजन, अब हमें क्या, अब मान लो आज की डेट में मुझे अगर मुकेश अंबानी जी अपॉइंट कर लें तो मैं क्यों इधर उधर घूमूंगा, मैं तो कहूँ भाई मैं तो राजा के साथ हूँ, तो वास्तु वालों को भी टेंशन नहीं थी। अब हुआ क्या, प्रजा ने पकड़ लिया। वास्तु वाला बता रहा भाई देख राजा का आदेश है, राजा मार देगा। प्रजा कह रही हम कौन सा छोड़ देंगे भाई, हम भी मार देंगे ऐसे, तो वो हमें बता सीक्रेट्स। अब वो कहते चलो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष आएगा तो उस दिन तुम्हें बताऊंगा, कृष्ण पक्ष में बातें नहीं करते, जो भी उनको समझाने के लिए। अब अपनी ये दुविधा लेके कहाँ जाएगा वास्तु वाला, राजा के पास। अब वो राजा के पास गया कि राजन ये जो आपके सीक्रेट्स है ना ये मार्केट में आ चुके हैं, अब बताओ करना क्या है। और राजन सोच के राजन ने और कंसल्टेंट बुला लिया, भाई करना क्या है। राजन ने एक सिस्टम
उनको बोला कि तुम एक काम करो, अब वास्तु तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि कल को ये बोल देंगे राजा सेल्फिश है, वो चाहता नहीं कि प्रजा ग्रो हो, और राजा तो हमेशा हित में दिखाना चाहिए। तो राजन बोले आप एक काम करो, एक सिस्टम डिजाइन करो जिसके अंदर प्रजा प्रजा रहे, राजा राजा रहे, प्रजा प्रजा रहे, राजा राजा रहे। तो उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन किया जिसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वास्तु भी कहते हैं। और वो सिस्टम क्या है, साउथ ईस्ट में अग्नि की दिशा है तो वहां पे किचन बना दो, साउथ वेस्ट में हेड ऑफ द फैमिली को सुना दो, नॉर्थ वेस्ट में सारा अनाज रखवा दो, नॉर्थ ईस्ट से एंट्री दे दो। ये प्रजा का है, ये प्रजा का है, ये राजा का नहीं है, ये प्रजा का है। अब मैं ये जो प्रजा का वास्तु है, नॉर्थ ईस्ट में 2 एंट्री होती है, एक N8 की बोलते हैं, एक E1 की बोलते हैं। N8 है पैसा आए और E1 है पैसा जाए। N8 की एंट्री कमाई की और E1 की खर्चे की। तो जितना पैसा प्रजा कमाए उतना ही उसका खर्च हो जाए, जितना कमाए उतना, उस पे ऑप्शन ना हो कि वो शेयर ले, डिविडेंड आए, प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करे ना। 1000 कमा रहा है तो 1000 आए 1000 गए, 10,000 कमा रहा है 10,000 आए 10,000 गए। साउथ ईस्ट की दिशा अग्नि की दिशा है। अग्नि की दिशा में जब आप किचन बना देते हो, साउथ ईस्ट में जब आप किचन बना देते हो, तो व्यक्तियों के अंदर एक फील आ जाती है कि मेरे को जितना पैसा चाहिए उतना मेरे पास है। सेटिस्फाई हो जाता है व्यक्ति लाइफ में, और जो व्यक्ति लाइफ में सेटिस्फाई हो गया ना, उसकी ग्रोथ खत्म, जीरो। ठीक है, तो व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाता है। साउथ वेस्ट के अंदर आप सबने सुना होगा कि हेड ऑफ द फैमिली को सुलाओ। हेड ऑफ द फैमिली अगर साउथ वेस्ट में सोता है तो वो इतना आलसी हो जाता है, इतना आलसी हो जाता है कि वो काम ही नहीं करता। और नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो सपोर्ट की डायरेक्शन होती है। वहां पे अब प्रजा में ना अनाज राजा बांटा करता था। पहले ये नहीं होता था कि प्रजा को अनाज खरीदने जाना है। पहले तो क्या होता था, जितनी भी लेडीज हैं वो सारी राजा की रानियों के महल में काम कर रही है, दासियां हैं, कोई खाना बना रही है, कोई झाड़ू कट कट करे, कोई कुछ कर रही है, और जितने भी जेंट्स थे वो सारे राजा के सेना में भर्ती हैं। पहले तो यही कॉन्सेप्ट था, और बाकी सारी प्रजा, यही प्रजा होती थी। कोई ये थोड़ी है कि प्रजा के अंदर एक आदमी अपना 24/7 खोल के बैठा है, या एक आदमी कुछ और। पहले तो भाई या तो सेना है या दासियां हैं। अब क्या होता था, अनाज सारा राजा से मिलता था प्रजा को। अब वो अनाज सारा कहां स्टोर करा दिया, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है सपोर्ट की। प्रजा में क्या अपील चली गई, भैया राजा हमें रोटी दे रहा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो राजा से रोटी चाहिए, वो हमें मिल रही है। ये सिस्टम होता है प्रजा का वास्तु। राजा का वास्तु क्या है, नॉर्थ ईस्ट में राजा का मेडिटेशन रूम, कोई एंट्री नहीं, राजा का मेडिटेशन रूम नॉर्थ ईस्ट में। E3 E4 जो राजाओं की एंट्री है, पॉलिटिशियंस की एंट्री है, वहां पे एंट्री, ताकि राजा बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े विरासतों के राजाओं से कनेक्ट हो। किचन जो है वो साउथ ईस्ट में ना होके उसके बगल में साउथ ईस्ट, जो कि पावर और कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है, वहां पे साउथ वेस्ट के अंदर, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है बेसिकली स्किल्स की। वहां पे राजा अपना बनाता था शस्त्रागार, जहां पे सारे वेपन्स रखे जाते थे, ताकि जो प्रजा है उनको चलाने में मास्टरी हो। वेस्ट की डायरेक्शन में राजा का होता था बेडरूम, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन गेन्स और प्रॉफिट्स की होती है, और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में राजा के बैठते थे अकाउंटेंट और राजा का सारा पैसा, क्योंकि पैसे का सपोर्ट अगर होगा, पैसा अगर होगा, अनाज किसको चाहिए, पैसे से तो सब कुछ खरीद सकते हो ना आप, तो वहां पे सारा राजा का पैसा प्लस उसके अकाउंटेंट्स ये बैठ। तो ये डिफरेंस था, और ये डिफरेंस आज भी चल रहा है। ठीक है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि उनको प्रजा की वास्तु में जाना है या राजा की वास्तु में जाना है। तो आइडियली क्या हर बंदे को राजा की वास्तु लेनी चाहिए? और क्या लोगे आप प्रजा बनना चाहोगे या आप राजा बनना चाहोगे, आप बताओ, चॉइस इज योर्स। अगर कोई चाहता है अपने एम्प्लॉयज का घर, मतलब जैसे कि मान लो क्वार्टर्स बनाते हैं, हाँ, बिजनेसेस, तो उस बिजनेसेस का प्रजा का वास्तु करना चाहिए आइडियली, मतलब क्वार्टर्स का। एग्जैक्टली। मेरे पास एक ड्राफ्टमैन होता था पहले। एक दिन वो अपने घर के नक्शे ले आया, मैंने मार्किंग्स कर दी, दुबई चला गया। जॉब लगी, दुबई चला गया। मैंने फोन करा, मैंने कहा भाई नक्शे बनाने हैं। बोला सर वो मैं तो अब काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्या हुआ, बोले मैं दुबई। अच्छा जी। फिर एक डिजाइनर थे मेरे पास, एक दिन वो अपने नक्शे ले आए, सर प्रॉब्लम है, मैंने उनके नक्शों पे मार्किंग्स कर दी। अब वो मेरे को छोड़ के किसी और बड़ी कंपनी में चले गए। मैंने कहा इसलिए करी थी मार्किंग भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर एक और मार्केटिंग वाले थे, टेलीकॉलर थे, जो भी नक्शा लेके मैं मार्केट, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं अपने पार्ट पे सही कर रहा हूँ या मैं अपने ऊपर खुद लात मार रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, मेरे को ना प्रजा की वास्तु सही बताऊं तो आती ही नहीं, मेरे को आती ही नहीं। मैं क्या करता हूँ,
मान लो कोई फैक्ट्री डिजाइन करनी है, उसके अंदर मान लो लेबर के क्वार्टर्स बनाने हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम खाली क्लाइंट को ये बोलते हैं कि जी 2 टाइप की लेबर होती है, एक जिसने घंटों घंटों काम करना है बिना थके, पावरफुल काम है जिसका मशीन चलानी है कुछ तो भी। दूसरी लेबर होती है सुपरवाइजर्स हो गए, उनके लिए अगर आपने क्वार्टर्स बनाने हैं, अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए अगर रहने की जगह देनी है। तो जो हैवी काम की लेबर है, मैं कहता हूं उसको साउथ ईस्ट में बना दो, क्योंकि वो पावर की डायरेक्शन है। और जो अकाउंटेंट्स या सुपरवाइजर्स है उनको नॉर्थ वेस्ट में बना दो, क्योंकि वो सपोर्ट की डायरेक्शन। अब अभी आपने बहुत सारी डायरेक्शंस की बात करी, तो डायरेक्शंस निकालते कैसे हैं? डायरेक्शंस जो है देखो फिक्स है, वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं, 16 डायरेक्शंस होती हैं, 32 एंट्रेंसेस होती हैं, 5 तत्व हैं, और उसके बाद प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, इनको निकालने के लिए सबसे पहले आपको बिल्डिंग का नक्शा जरूरी है, बिना नक्शे के वास्तु हो ही नहीं सकता। बिल्डिंग का प्रॉपर आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया हुआ स्केल्ड लेआउट प्लान जरूरी है। उसके बाद गूगल से नॉर्थ की डिग्रीज लेके और प्लान हो जाती है उसमें दिशाएं, वो एक पूरा प्रोसीजर है। तो अगर आप खुद का अपना वास्तु चार्ट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले अपने घर का आपको एक प्रोफेशनल मैप चाहिए होगा, जो कि किसी डिजाइनर ने एक्यूरेटली उसको बनाया होगा। जैसे ये हमारे ऑफिस का मैप है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, किसी भी एडिटिंग टूल के अंदर जाना है और 2 लाइनें खींचनी है कोनों से। ये लाइन जहाँ पे भी टकरा रही है, यहाँ पे मेरे को मेरे ऑफिस का सेंटर निकल के आ गया है। अब मैं अपने ऑफिस के अंदर जाऊंगा, उस लोकेशन के ऊपर खड़ा होऊंगा और अपने फोन के कंपास से चेक करूंगा कि मेरा नॉर्थ कहाँ है। इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं गूगल मैप्स भी खोल सकता हूँ। गूगल मैप्स के अंदर मैं जाऊंगा, मैं अपना ऑफिस सर्च मारूंगा। अगर आपका ऑफिस गूगल मैप पे लिस्ट नहीं है, घर नहीं है, तो आसपास की लोकेशन सर्च मारो। उसके बाद अपनी लोकेशन को लोकेट करो, जूम करो। अब जो राइट हैंड साइड पे बॉटम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कंपास। रेड जिस साइड पे आ रहा है, दिस इज नॉर्थ। तो ये आपको बता रहा है कि आपके ऑफिस की नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड पे है। तो जो आपके कंपास ने निकाला था और जो गूगल मैप्स ने निकाला है, अगर वो नॉर्थ मैच कर रहा है तो आप उसको लेके इस वास्तु चार्ट को उस सेंटर के ऊपर प्लॉट कर दो, नॉर्थ को नॉर्थ से मैच कर दो। अब डायगोनल्स हटा दो तो आपको पता लग जाएगा कि आपके घर के अंदर या फिर आपके ऑफिस के अंदर कौन सी डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे है। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम सेंटर की लाइंस को एक्सटेंड कर सकते हैं पूरे पूरे ऑफिस या फिर घर के अंदर, ताकि हमको हर एक लोकेशन पता लग जाए, कौन सी नॉर्थ वेस्ट में आती है, कौन सी साउथ वेस्ट में आती है, कौन सी N1 में आती है, कौन सी N2 में आती है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आगे हमने सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करी है, किस तरीके से कौन सी लोकेशन इम्पैक्ट करती है। जैसे अभी हम वास्तु की बात कर रहे हैं, बट इसके अंदर क्या है जिसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता और जो एक्चुअली काम करती है, वो है एस्ट्रो वास्तु। मेन वास्तु में जो मेन पार्ट है वो एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु बेसिकली क्या होता है, हर व्यक्ति का वास्तु उसकी जन्म पत्री डिसाइड करती है। ठीक है, आपकी हॉरोस्कोप डिफरेंट है, आप डिफरेंट स्टार्स डिफरेंट किस्मत लेके पैदा हुए, मैं डिफरेंट स्टार्स डिफरेंट किस्मत लेके पैदा हुआ, जो लोग देख रहे हैं वो डिफरेंट। तो होता क्या है, आपकी पत्री डिसाइड करती है कि आपको कौन सा वास्तु सूट करेगा, कौन सा वास्तु आपको सूट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लें, एक घर है, अब एक घर के अंदर मान लो 3 भाई रहते हैं। ठीक है, तीनों एक ही फ्लोर पे रहते हैं, दिशाएं अलग अलग हो सकती है बट एंट्री सेम है, घर की एंट्री सेम है, उस घर में किचन सेम दिशा में है, कॉमन टॉयलेट सेम दिशा में है, ड्राइंग रूम सेम दिशा में है, कलर्स वगैरह सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें लेकिन होता क्या है, एक भाई हो सकता है 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, एक हो सकता है 2 लाख महीना कमा रहा हूँ, एक हो सकता है स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ काम ही ना कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? जो 10 लाख कमा रहा है वो भी उसी वास्तु में रह रहा है, जो 2 कमा रहा है वो भी उसी वास्तु में, और जो स्ट्रगल कर रहा है वो भी। उस केस में व्यक्ति की हॉरोस्कोप रोल में आती है और हम हॉरोस्कोप को बेसिकली एनालाइज करके वास्तु को प्लान करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो वास्तु आपके लिए बेकार है वो सबके लिए बेकार है। वो हो सकता है किसी को बहुत ग्रोथ दे दे, और हो सकता है एक घर के अंदर एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो हो सकता है उसमें जो भी आए वो, मतलब ऐसे ना, हर कोई तरक्की, किसी को नुकसान भी लग सकता है। ठीक है, ये एस्ट्रो वास्तु मेन है। तो ये इसमें होता कैसे काम करता है, थोड़ा थोड़ा समझाओगे? इसमें सर क्या होता है, व्यक्ति की बर्थ डिटेल्स चाहिए होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, फिर उसकी एक हॉरोस्कोप बनती है, उसकी हॉरोस्कोप को हम वास्तु में मैप करते हैं। जैसे एक एंट्री है, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट में एक एंट्री होती है, N3 की एंट्री। N3 की एंट्री जो है ना, वो इतना पैसा देती है कि व्यक्ति को एक और घर खरीदना पड़ जाता है केवल पैसा रखने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी हॉरोस्कोप में N3 आपको सूट नहीं कर रहा तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग, जो लोग वास्तु को पहले 4 दिन समझते हैं ना,
तो पहले 4 दिन में उनके माइंड में एक थॉट, सबके माइंड में होता है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं करना, मैंने खाली एंट्री की एंट्री खोलनी है। मैंने एंट्री की एंट्री खोल दी ना तो अगला मुकेश अंबानी मैं ही हूँ, क्योंकि एक्चुअली में उसके बहुत अच्छे इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या है, जिसको सूट कर रही है वो तो काम कर लेता है, जिसको सूट नहीं कर रही उसकी ऐसी तैसी हो जाती। तो मतलब आपका कहने का मतलब है जो वास्तु भी हम डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे किचन बनाना है, कहाँ पे टॉयलेट बनाना है, ये एक मेरे पर्सनल लेवल के ऊपर भी काम कर रहा है। पर्सनल लेवल जेनरिक चीजें है वो शायद रेलेवेंट नहीं है उतनी ज्यादा। जेनरिक तो रेलिवेंट है ही, मतलब अगर जैसे क्या होता है जी, 2 तरीके की ऑडियंस है, एक जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस या प्रोफेशनल सर्विस को पे करके खरीदने में बिलीव करती है, एक छोड़ना यार अपने आप बना लो। तो जो अपने आप भी अगर बना रहा है तो नुकसान को अवॉइड करने के लिए वो बेसिक प्रिंसिपल्स को एटलीस्ट फॉलो कर सकता है ना। अब थोड़ा सा कलर्स के बारे में बात करें, किस किस डायरेक्शन में कौन से कलर्स होने चाहिए आइडियली? जेनरिक टर्म्स में अगर बात करूं तो टोटल 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व कौन से? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। इन 5 तत्व के 5 कलर हैं, वाटर का ब्लू, एयर का ग्रीन, फायर का रेड, अर्थ का येलो और स्पेस का व्हाइट। 16 दिशाएं जो हैं इन्हें भी 5 तत्वों में बांटा गया। जैसे नॉर्दर्न साइड जो है वो वाटर एलिमेंट की होती है, ईस्टर्न साइड एयर एलिमेंट, साउथ ईस्टर्न फायर, साउथ वेस्टर्न अर्थ, वेस्टर्न साइड की जो स्पेस है नॉर्थ वेस्ट तक, वेस्ट तक, वो सारी स्पेस एलिमेंट की। तो जेनरिक टर्म्स में आप 5 दिशाओं में 5 कलर्स को यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर भी एक वर्किंग आती है। जैसे हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें एक स्पेस को ना 5 तत्वों के हिसाब से संतुलन में बिठाना होता है। मैंने आपको बताया जो चक्र है वो सर्कल है 360 डिग्री का है। 360 डिग्री को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 72। ठीक है। मैं अगर आपको 5 बोतलों में 5 कलर का पानी दूं, मतलब मैं आपको बोतल छोड़ो, मैं आपको 5 कलर का पानी दूं कि भैया ये आपके पास ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट 5 कलर का पानी है, ये 360 लीटर का वाटर का टैंक है। आप इस 360 लीटर के वाटर के टैंक में ये कलर का जो पानी है ना, इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डाल दो, तो आप क्या करोगे? सारा पानी 72 लीटर उसमें डाल दोगे, ठीक है ना। हमें एक्चुअली में स्पेस में भी यही करना होता है, हमें 5 तत्वों का संतुलन बिठाना है। अब उसमें क्या है, अगर नॉर्थ की डायरेक्शन मैंने आपको बताया वाटर एलिमेंट की है, अगर एक घर में मान लो एक घर नॉर्थ साउथ एक्सिस पे है, रेक्टेंगुलर शेप का हो गया, तो उसमें ईस्ट और वेस्ट कम हो गया, नॉर्थ साउथ बढ़ गया। सेंटर से अगर हम देखें तो नॉर्थ साउथ ज्यादा, तो ऐसी इस बिल्डिंग को बोलेंगे नॉर्थ और साउथ इसमें बढ़ा हुआ है, ज्यादा है, ईस्ट और वेस्ट इसमें कम है। पानी की बात करूं तो इसमें नॉर्थ में 92 लीटर पानी है और ईस्ट में 72 की जगह 52 लीटर है ना। इधर 20 कम हो गया, इधर 20 बढ़ गया, तो मेरे को इस 20 को बढ़ाना है ना, ग्रीन को बढ़ाना है, तो मैं ब्लू ना करके ग्रीन करूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंसिंग करनी जरूरी है। स्क्वायर शेप प्लॉट है तो आप पूरे घर में एक क्रीम कलर कर दो या नॉर्थ में ब्लू ले लो, ईस्ट में, मतलब लेकिन संतुलन बिठाना बहुत जरूरी है। और सिमिलरली हम अपने जो फर्नीचर होता है उसके अंदर भी ऐसे ही देखते हैं। हाँ, फर्नीचर को भी हम कलर के हिसाब से, वो इंटीरियर्स के अंदर कॉन्सेप्ट है, फर्नीचर को भी हम इंटीरियर के हिसाब से अगर सिलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे नॉर्थ में वाटर एलिमेंट है, अगर आप वहां पे लाल रंग की कुर्सियां रख दो तो लाल रंग किसका है? अग्नि का। पानी में अग्नि डालोगे तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। और अग्नि क्या होती है? पैसा, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, पीस, कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लिटिगेशन, सिक्योरिटी, ये सब ऐसी तैसी हो जाएगी। बाकी एलिमेंट्स भी बताओ ऐसे। अग्नि जैसे हुआ, अब पानी क्या होता है? पानी अपॉर्चुनिटीज, आपके जीवन में पैसा कमाने के नए नए अवसर, आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ, नए नए आइडियाज, करना क्या है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम टू डू, ये पानी देता है। अट्रैक्शन पानी देता है, आपकी तरफ लोग आकर्षित हो, आपके पोटेंशियल बायर्स आपके पास आए, ये पानी देता है। एयर एलिमेंट की अगर बात करूं तो आपकी लाइफ में जो मस्ती वाली फील है ना, जैसे आपने सुबह बताया डॉक्टर के साथ आप मस्त थे, वो एयर एलिमेंट से आती है, मस्ती वाली फील। सोशल कनेक्टिविटी एयर एलिमेंट देता है। किस व्यक्ति के साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना, एनालिटिकल एबिलिटीज एयर एलिमेंट देता है। फायर का मैंने आपको अभी बताया। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, जड़ें, रूट्स, आपका बेस, ये सारा अर्थ एलिमेंट है। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स अर्थ एलिमेंट देता है। स्किल, परफॉर्मेंस अर्थ एलिमेंट देता है। स्पेस की अगर बात करूं तो बुरी शक्तियों से बचाना स्पेस एलिमेंट का काम है। आपको ग्रोथ देना, मल्टीपल लेवल ग्रोथ देना, पूरे संसार से जोड़ना, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपकी सेविंग्स, आपकी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, ये स्पेस एलिमेंट से आती है।
तो ये बैलेंस भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब आता है पेंटिंग का कंसेप्ट। हाँ, कि मैंने सुना है कि हाँ, इस दीवार पे घोड़े की पेंटिंग लगा लो, इस पे उल्लू की पेंटिंग लगा दो, इसका क्या लॉजिक है और क्या रेलेवेंस होता है? ये जो पेंटिंग्स और रेमेडीज है ना, ये एडवांस लेवल पे आती है। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें पूरे घर को 5 एलिमेंट्स के हिसाब से बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हमें अलग अलग एक्टिविटीज को रिलोकेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, वास्तु में एक डायरेक्शन होती है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है। वहां पे अगर एंट्री होगी व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, वहां पे अगर बेड होगा व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, उसको कैंसर हो जाएगा अगर वो सो रहा है वहां पे। तो हमें उसको वहां से हटाना है। ये सारे काम करने के बाद हम लोग फाइनल प्रोग्रामिंग लेवल पे आते हैं, जिसके अंदर हम रेमेडीज को प्लेस करते हैं। अब आपने क्वेश्चन पूछा घोड़े की रेमेडी। घोड़े की रेमेडी कैसे काम करती है? घोड़े बेसिकली वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो घोड़े जिस दिशा में आप लगा देते हो ना, वहां पे फ्लो क्रिएट हो जाता है। जैसे सफेद घोड़े की पेंटिंग है, उसको अगर आप अपने घर में नॉर्थ में लगाते हो तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का फ्लो क्रिएट हो जाएगा। आप उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाते हो तो बैंकिंग के सपोर्ट या आपके बॉस के सपोर्ट, जीवन में किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलने लग जाएगा। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, आपको पता है मोती क्या करता है? शांत करता है। आपने बोला, क्या बोला? शांत करता है, गुस्सा शांत करता है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। ये पता कि कॉन्सेप्ट चल कैसे रहे हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। दिमाग तो खैर आज भी नहीं लगाते और लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या था, एक व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, उसकी माँ या उसकी पत्नी उसको पंडित के पास ले गई कि जी गुस्सा बहुत आता है इनको। पंडित ने पत्री देखी, पंडित जी ने बोला भाई इसको एक मोती पहनाओ। उन्होंने मोती पहनाया, मोती पहन के उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। अब वो किसी दूसरे से मिलती है, माँ या पत्नी किसी दूसरे, भाई मेरा पति या मेरा बेटा भी यार बहुत गुस्सा करता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक मोती पहना दे। 50 रुपए का मोती आता है और 100 रुपए में अंगूठी बन जाएगी, 150 रुपए में इसका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने 50 को बता दिया, 50 में से 10 का 15 का गुस्सा शांत हो गया, 35 वैसे ही है। फिर जिन 15 का गुस्सा शांत हुआ उन्होंने आगे और 150 को बता दिया, ये फैल गया। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी पत्री में चंद्र 8 या 12 घर से कनेक्टेड है ना, 8वें घर से या 12वें घर से, 8वां घर होता है नुकसान का, मृत्यु का, नुकसान का, 12वां घर होता है लथार्जी का, डिप्रेशन का। अगर ऐसे व्यक्ति को आप मोती पिना दो ना, उसका गुस्सा शांत होना तो दूर, वो व्यक्ति दूर हो जाएगा। ठीक है। तो ये बड़े ना मिथ्स है, लोग क्या करते हैं ऐवी सुनी सुनाई बातों में ना बिलीव कर लेते हैं। तो इसलिए ना अब ये घोड़े की पेंटिंग पे हम लोग बात कर रहे थे, लोगों ने सुन लिया भाई घोड़े की पेंटिंग लगाने से पैसा आता है। सफेद घोड़े वाटर एलिमेंट के हैं। अगर वो घोड़े की पेंटिंग गलती से आपके घर में फायर की डायरेक्शन में लग गई ना, साउथ ईस्ट में लग गई, साउथ में लग गई, साउथ साउथ ईस्ट में लग गई, तो फिर वो घोड़े ना ऐसी तैसी कर देंगे। बाकी तुम समझ ही गए होगी। और कौन सी पेंटिंग्स होती है? किसी भी चीज की पेंटिंग लगा सकते हो। मतलब पेंटिंग में ना क्या है, पेंटिंग एक फील है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो वर्ड्स को नहीं समझता, वो पेंटिंग्स को समझता है। आप एक ऐसी ट्राई करना, एक नॉवल उठाना जिसके अंदर पिक्चर्स है ही नहीं, उसको पढ़ने की कोशिश करना, और एक ऐसी किताब उठा लेना जिसमें टेक्स्ट इतना सा है बट पेंटिंग में सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है। आप नॉवल पढ़ पाओगे 10 मिनट, और वो जो किताब है ना पेंटिंग वाली, वो आप पूरी पढ़ डालोगे एक गो में। तो पेंटिंग्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो पेंटिंग्स को ही समझता है। अपनी मेमोरी भी एज अ पेंटिंग, एज अ पिक्चर स्टोर करके रखता है। तो वास्तु में क्या होता है, पेंटिंग का ना भाव क्या है, पेंटिंग का इफेक्ट क्या है, भाव क्या है, वो मैटर करता है। अगर आप अपनी स्पेसेस में डिप्रेसिंग पेंटिंग्स लगा रहे हो, खतरनाक पेंटिंग लगा रहे हो, अभी जैसे मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया, मैं अभी एक घर में गया अमृतसर साइड में, वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ, एक पेंटिंग दोनों फ्लोर पे एक पेंटिंग लगाई हुई है जिसके अंदर नरसिंह भगवान है ना, जिन्होंने हिरण्यकश्यप वो मारा था, तो एक पेंटिंग लगाई हुई है, उसके अंदर वो नरसिंह भगवान अपने नाखूनों से ना उसको मार रहा है और खून ही खून निकल रहा है उसमें से। और मतलब मैंने देखा, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी वो पेंटिंग, और देख के ना डर वाली फील थी। मतलब मैं डर गया। उस घर के अंदर हो क्या रहा है, सारे घर वाले आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और क्यों लड़ रहे हैं पता ही नहीं जी, बस गुस्से में रहते हैं जी, सारे गुस्से में रहते हैं जी, सारे मार दें एक दूसरे को, गुस्से में रहते हैं। वो पेंटिंग लगाई हुई है। मैं एक घर में गया, एक घर के अंदर क्या था, बच्चा था मेरे ख्याल
14 या 15 साल उसकी उम्र होगी, क्लाइंट का बेटा था। तो जैसे क्या होता है ना, हम जैसे क्लाइंट्स के यहाँ जाते हैं तो उनसे ना उनके परिवार से अच्छी फील दोस्ती हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट हमसे हर बात शेयर करता है। बच्चे बैठे होते हैं, बेटा आप बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। एक बच्चा आता है मेरे पास, एक ना आपसे चीज़ पूछनी थी। बताओ बेटा क्या हुआ? कहता अंकल मेरा ना कोई दोस्त नहीं है, तो आप कोई वास्तु में ऐसा उपाय कर सकते हो कि मतलब मेरे से ना कोई बात नहीं करता, मेरा कोई दोस्त नहीं है। उस बच्चे के कमरे में एक पेंटिंग लगी हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग है। एक व्यक्ति छाता लेके, बारिश हो रही है, छाता लेके उस दिशा में, उसके पीछे से फोटो खींची हुई है और अकेला। वो देख के ना इतनी डिप्रेसिंग कि यार अकेला है बंदा, मतलब अकेला है, और यही फील उसके अंदर आ रही है। हंसती खेलती पेंटिंग लगाओ, हैप्पी पेंटिंग्स लगाओ। वास्तु की अगर मैं बात करूं तो जैसे नॉर्दर्न साइड वाटर एलिमेंट का है, तो वहां पे अगर आप फाउंटेन्स की पेंटिंग्स लगाते हो, झरने की पेंटिंग्स लगाते हो, फ्लो की पेंटिंग लगाते हो, नहर बह रही है, झरना वाटरफॉल है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। एयर एलिमेंट जो है वहां पे ईस्टर्न साइड में अगर आप लश ग्रीन लैंडस्केप लगाते हो तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत बूस्ट हो जाती है। साउथ ईस्टर्न साइड में अगर आप फायरी पेंटिंग्स लगाते हो, जैसे ये लाल रंग है, ये फायर का है, ये अगर साउथ ईस्ट में हो तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगा। नहीं तो साउथ ईस्ट के अंदर लक्ष्मी कैश की डायरेक्शन है, तो अगर आप लक्ष्मी माता की पेंटिंग लगाते हो, फोटो लगाते हो, या फायर से रिलेटेड पेंटिंग्स लगाते हो ना, वो बहुत अच्छे इफेक्ट्स देंगी। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन रिलेशनशिप्स की है, वहां पे आप अपनी फैमिली फोटो लगा दो, कितना मर्जी कलेश हो जाए घर में, रहेंगे साथ में, अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट जोड़ के रखता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में फैमिली फोटोज लगाओ। ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो साउथ वेस्ट स्किल्स का है। साउथ वेस्ट में आप अपने ऑफिस के अंदर मशीन पे लेबर के काम करते हुए फोटो लगा दो, वो अपने स्किल्स को इतना एनहांस कर लेगा, इतना जो काम वो 4 घंटे में कर रहा है ना, वो 3 घंटे 2 घंटे में खत्म कर देगा। लेबर की काम करते हुए फोटोज लगा दो। ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में मोटिवेशनल कोट्स होते हैं ना, बी क्रिएटिव, बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड, ऐसी लगाओ साउथ वेस्ट में, तो लोग उस पर काम करेंगे। वेस्टर्न साइड के अंदर वेस्ट की जो बेसिकली डायरेक्शन है ना, वो गेन्स और प्रॉफिट्स की है, तो वहां पे भी आप अपनी फोटो, अपनी कंपनी के लोगो, अगर ऑफिस है तो कंपनी के लोगो, ब्रांडिंग, ये सब आप वेस्ट में कर सकते हो। और क्या नहीं करना चाहिए? जैसे आपने कहा फैमिली की फोटो लगानी है, हाँ, अब फैमिली की फोटो मैंने किसी और डायरेक्शन में लगा दी तो क्या होगा? देखो फैमिली फोटोज लगाने की बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मस्ती की डायरेक्शंस है, कनेक्टिविटी की, यहाँ पे आप लगा सकते हो। साउथ वेस्ट तो ओके है ही, वहां आप लगा सकते हो। बेसिकली ना देखो, 3 दिशाएं मैं आपको बता देता हूं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। 3 दिशाएं मैं बता रहा हूं जहां पे ना आप सो सकते, ना आप फोटो लगा सकते, ना आप पेंटिंग, कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट में कंफ्यूज नहीं होना, ईस्ट साउथ ईस्ट, टोटल 16 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 8 आपने सुनी होंगी। इसके अलावा इनके बीच में भी अलग अलग डायरेक्शंस है। जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में है। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है लड़ाई झगड़े की, चर्निंग की, एंजाइटी की। यहां पे अगर आपने अपनी फैमिली फोटोज लगा दी, रोज सर फूटेगा, और इतनी तेज फूटेगा कि खून निकलेगा, गारंटी है, रोज सर फूटेगा। इसके अलावा साउथ वेस्ट डिस्पोजल की डायरेक्शन है, यहां आप जो मर्जी रख दोगे ना, उसने खत्म हो जाना है, तो यहां पे फैमिली फोटोज बिल्कुल नहीं लगानी। और एक डायरेक्शन होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, ये डिप्रेशन की है, यहां पे भी नहीं लगानी, ये तो व्यक्ति रोता रहेगा सारा दिन। ठीक है, और जैसे आपने बताया सबसे गंदी लोकेशन ये है, सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी? अच्छी बाकी सारी हैं, बाकी सारी अच्छी है, लेकिन वही बात आ जाती है कि आपकी हॉरोस्कोप में सूट कर रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ की डायरेक्शन पैसे कमाने के अवसर देती है। अगर आप वहां पे सोते हो या आप अपनी फोटो वहां पे लगा देते हो तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। लेकिन अगर नॉर्थ आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से सूट नहीं कर रहा ना, तो दिक्कत। बेसिकली हॉरोस्कोप के हिसाब से बैलेंसिंग होती है, प्लानिंग। तो मैं ऑडियंस से लेना चाहूंगा, कुछ उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है? सर मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला कि जिसने और पोस्ट कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन हो गया है नाउ, लाइक मुझे नहीं प्रोफेशन थी और मैंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, और सेकंड जो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, जिनका स्पेस ना बड़ा नहीं है, वो आर हैविंग दिस नैरो स्पेस, बहुत छोटा स्पेस इन है नहीं, वो कैसे करे इस चीज? तो आपके दोनों क्वेश्चन रिलेटेबल हैं, और जो मैं समझ पाया वो ये है कि जिसने ऑलरेडी घर बना लिया वो अपना वास्तु कैसे करे ना। तो हमारी यूएसपी है
हम वास्तु विदाउट डेमोलिशन करते हैं, हम तोड़फोड़ करते ही नहीं। वास्तु में तोड़फोड़ करते ही नहीं। वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, पंच तत्वों के आधार पे आप किसी भी स्पेस को बिना तोड़फोड़ के बैलेंस करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में नॉर्थ की डायरेक्शन में टॉयलेट बना दिया। एग्जांपल, नॉर्थ की डायरेक्शन अभी मैंने आपको बताया क्या करती है, आपको लाइफ में पैसा कमाने के नए नए अवसर देती है, अपॉर्चुनिटीज देती है, क्लाइंट्स देती है। तो क्या टॉयलेट क्या करेगा, डिस्पोजल की एक्टिविटी है। टॉयलेट क्या करेगा, क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे, जीरो, क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको उस टॉयलेट सीट के 3 तरफ फ्लोर के ऊपर ग्रीन कलर की टेप लगानी है। नेक्स्ट मिनट से जैसी टेप लगाओगे ना, नेक्स्ट मिनट से वो टॉयलेट गायब हो जाएगा उस स्पेस से, क्योंकि पंच तत्वों के आधार पे इसकी बैलेंसिंग हो गई। अब वो टॉयलेट का इफेक्ट ही नहीं आएगा आपके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो एक कमरे के अंदर ही रह रहे हैं, जो आजकल 1 HK चल रहा है ना, तो उसका वास्तु कैसे रहेगा? आपका जो घर है वो 100 स्क्वायर फीट में हो, आप 10 बाय 10 के कमरे में हो, या आप 1000 गज के मेंशन में हो, सेंटर से 16 दिशाएं दोनों पे मार्क होनी है, और दोनों मेरे सामने A4 की शीट पे ही आने। आपके 10 बाय 10 का कमरा भी A4 की शीट पे आएगा, मैंने उसमें मार्किंग करनी है, और किसी का 1000 गज का मेंशन होगा, वो भी A4 शीट पे ही आएगा। ठीक है, तो दिशाएं वही हैं, वास्तु सेम होता है। छोटे घर जो है उनमें भी सेम है, वही बेडरूम होगा, वही टॉयलेट होगा, बस एक ये होगा, एक व्यक्ति का जो 30-40 गज का जो पूरा घर है, मेंशन में उतना बड़ा बेडरूम होगा। तो दिशाएं तो वही होंगी ना, टॉयलेट भी वही होंगे, सब कुछ एक्टिविटीज तो सेम है, तो बैलेंसिंग सेम होती है। उनकी अगर कुछ सजेस्ट करनी तो मैं कैसे बता सकता हूँ? आपने बोला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपके 3-4 दोस्त हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको उनका कॉन्फिडेंस ठीक करना है। आप क्या करना, उनके घर में जाना, सेंटर में खड़े होके कंपास ऑन कर लेना। कंपास में आपको साउथ ईस्ट दिख जाएगा, साउथ की डायरेक्शन। जब आप उनके घर में साउथ ईस्ट में जाके देखोगे ना, तो वहां पे आपको टॉयलेट मिल सकता है, वहां पे आपको ब्लू कलर मिल सकता है, वहां पे आपको कोई ऐसी चीज मिल सकती है जो वास्तु दोष है। मतलब अग्नि की डायरेक्शन में आपको वहां पे जल मिल सकता है। और अभी जिस दोस्त के बारे में आप सोच रहे हो, जो दोस्त अभी आपके दिमाग में है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके घर में साउथ ईस्ट में डार्क येलो कलर है, सदर्न साइड में। फोन करके पूछ लो, उसको बोलो उसको चेंज करके लाइट पिंक करे, ठीक हो जाएगा। और उसके घर में किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके पापा भी गऊ आदमी है, उसकी मदर भी बहुत गऊ आदमी है, अब मतलब औरत है, ऐसा होगा बस, तो वो चेंज करा देना। आपने एक डायरेक्शन के बारे में बात की थी, N3 वो था जिसके गेट अगर ओपन हो जाए तो उसमें से बहुत पैसा आएगा, राइट? तो आपने उसके बाद एक बार चीज बोली थी कि जिसको सूट कर गया उसके लिए तो बहुत बढ़िया, बट जिसको सूट नहीं किया उसका क्या? उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। उसके लिए कौन सा गेट है, कौन सी डायरेक्शन है? वो देखो, मैंने आपको बताया कि हॉरोस्कोप इंपॉर्टेंट है। हमें व्यक्ति की हॉरोस्कोप को एनालाइज करके फिर उसको वास्तु में डिसीजन देना है। अब मान लो एक व्यक्ति ने N3 का एंट्री का घर ले लिया, उसकी हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर उसको सूट नहीं करवाना, तो उस एंट्री को ब्लॉक करके मेरे को उसको नई वर्चुअल एंट्री देनी पड़ेगी। वो पूरा एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। एक आपके लिए एक क्वेश्चन पूछो, इफ यू डोंट माइंड। घर में एंजाइटी रहती है? नहीं। गुस्से में रहते हैं सारे? गुस्से में मैं। आप रहते हो, ठीक है। आपको पता है आपका सूरज कहाँ से निकलता है? बालकनी से सामने, बालकनी से इस साइड होता है। बालकनी से इस साइड होता है, ठीक है। जहां पे आपको सूरज दिख रहा है, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, सूरज की तरफ मुंह कर लो, कर लिया। हल्का सा राइट में मंदिर है, हाँ, उसकी वजह से ये हकलाने की दिक्कत है। वो मंदिर हटा दो। जिस समय वो भगवान की मूर्तियां वहां से हटाओगे ना, नेक्स्ट समय बात करके देख लेना लोगों से। ये वैसे मेरा बचपन से ही है। ये अभी ठीक हो जाएगा, ये अभी ठीक हो जाएगा, ये अगर जिस दिन मंदिर हटाओगे। कंफ्यूजन के लिए था, क्योंकि मैं ज़्यादातर बहुत कंफ्यूजन रहता हूँ, ज़्यादा फोकस है नहीं। नॉर्थ ईस्ट में जो घर में मंदिर है ना, उसमें 3-4 गणेश जी की मूर्तियां रखी हैं, 3 हटा के बस एक रख लेना। फोटो में भी तो देखो ना, अभी तो खाली मूर्ति देखी है। शॉपिंग होने वाली है, तो उसमें बहुत सारा ना मुहूर्त, ये मुहूर्त वो, अब करो, अब मत करो, ये करना है, वो करना है। तो उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, मुहूर्त का क्या कितना सिग्निफिकेंस होता है? बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर 2 जोड़ों की मतलब लड़का लड़की की अगर पत्री मैच नहीं करती, शादी सही मुहूर्त में हो जाए ना, तो भाई साहब उनको तो संसार में कोई अलग नहीं कर सकता। मैं ना आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। मेरे ना मामा एक्सपायर हुए कोविड में, तो मैं उनसे बहुत डीपली कनेक्टेड था। अब क्या हुआ, मामा जो एक्सपायर हुए ना, वो अपनी बेटी का रिश्ता कर गए एक पर्टिकुलर घर में।
मामा चले गए, अब हमारे पे थी जिम्मेदारी, भाई हमें करना है हमें करना है। तो जिस दिन उसकी अच्छा क्या हुआ, पत्रियां मैच नहीं करी थी, लड़का लड़की की पत्री, मतलब मेरे मामा की बेटी की और उस लड़के की ना पत्री मैच नहीं करी थी। बट एक होता ना, होने को कोई नहीं डाल सकता। वो मामा अड़ गए कि नहीं यार कोई नहीं, उपाय कर दे, ये कर दे, वो कर दे, अड़ गए, रिश्ता कर दिया। अब मैं सोचूं, मैंने कहा यार मतलब हर चीज मेरे से पूछ के करते हैं, हर चीज मेरे से पूछते हैं, मैं मना कर दूं कुछ नहीं करते। अपनी बेटी के केस में पता नहीं क्यों नहीं मान रहे यार। मैंने बड़ी परमात्मा से भी प्रे की, मैंने कहा भगवान थोड़ा सा देख, मतलब हो गया रिश्ता। मैंने कहा चलो आपकी यही मर्जी होगी, फिर जो लिखा है वो तो होगा। अब उसकी शादी होती है, शादी थी आईटीसी ग्रैंड भारत में। तो हम लोग जैसे पूरे दिन डेकोरेशंस वगैरह में थे और चीज़ों में थे, बहुत ग्रैंड लेवल पे शादी थी। मेरे ख्याल 8-10 करोड़ रुपए लगे थे उसकी शादी में, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे थी। तो शाम को क्या होता है, मैं अपने एक नाना जी कज़न उनके साथ खड़ा हुआ, तो मैंने कहा जी शादी का जो मुहूर्त है, मतलब फेरे कितने, बेसिकली फेरे मैटर करते हैं, वरमाला और बेसिकली तो फेरे मैटर करते हैं और कुछ मैटर नहीं करता। तो मैं कहा जी फेरे का टाइम क्या है? तो नाना जी कहते तू बता। मैं कहा जी मेरी सुन कौन रहा है यहाँ पे, आप लोग अब बड़े हो। कहा जी देखो मेरी तो कोई सुन भी नहीं रहा ना, क्योंकि क्या होता है आज यहाँ मैं बैठा हूँ तो वास्तु गुरु, अब मेरे परिवार में तो बच्चा ही हूं ना मैं, चल बे होगा अपने बार, यही होता है। तो मैं कहा जी मेरी कौन सुन रहा, आप बता दो। पंडित जी ने बताया होगा, पंडित जी उन्होंने बताया भाई ये टाइम है। अब मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने अपने मोबाइल में मैंने कहा यार ये मुहूर्त तो बेकार है, इस मुहूर्त में तो शादी हो नहीं सकती। बाय चांस मेरी किस्मत अच्छी थी, जो पंडित जी थे ना वो मेरे जानकार थे, ठीक है, वो मेरे को जानते थे अच्छी तरह। और मतलब एक होता ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक तो होता पंडित है तो भाई हमें ही रिस्पेक्ट करनी है, नहीं वो पंडित जी भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो पंडित जी आए, मैंने पंडित जी नमस्ते, नमस्ते बेटा। मैं पंडित जी ये शादी का मुहूर्त आपने निकाला है? बोले नहीं ये लड़के वालों ने निकलवाया है। मैं कहा पंडित जी आप इस मुहूर्त में एग्री हो? कह रहे नहीं, मैंने मना करा इनको, ये मुहूर्त है ही नहीं। एक्चुअल जो मुहूर्त था फेरों का वो था 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ठीक है, और उन्होंने फेरों का मुहूर्त निकाल दिया रात को 11 बजे। 11 बजे में अगर वो शादी होती तो मेरे ख्याल से 1-2 साल में तलाक हो जाता, वो मुहूर्त सही नहीं था। भाई साहब मैंने पूरी जोर लगा लिया, नाना को, उनको, लड़के वालों के, लड़के के फादर को। चक्कर क्या था, मनिंदर भुट्टर बुला रखा था गाने गाने के लिए, और उसका टाइम था 1-1:30 बजे का। तो उन्होंने कहा था 11 बजे फेरे शुरू करो, 12-12:30 निपटा के यहाँ से फेरों से डायरेक्ट वो मनिंदर भुट्टर के कॉन्सर्ट में लेके चलेंगे। और वही मैं कहा भाई क्या करूं, मैंने हाथ जोड़े। एक ना वहां पे एक ऐसे ना बातचीत हो गई थी, सुबह दोपहर शाम 24 घंटे ना कबूतर बैठा रहता था, और कबूतर एक ही सिंगल कबूतर था पूरे आईटीसी ग्रैंड भारत में, एक सिंगल कबूतर था। तो हम सारे बात कर रहे थे ये मामा है कबूतर के बेस में आए हैं, और ये सब उसको नोटिस कर रहे थे। एकदम से क्या हुआ, वो कबूतर उड़ता हुआ आता है और जहां फेरों की डेकोरेशन हो रही थी ना वो वहां के बैठ जाता है। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मामा अब तू देख ले कि करना क्या। मैं तो देख पूरी जोर लगा ली, जितना मैं कर सकता था ना तेरे लिए मैंने कर लिया, मेरी कोई सुन नहीं रहा। और आंख ऐसे बंद है, यहाँ टपकता है पानी टप, और कोई बारिश का सीजन नहीं, कुछ नहीं। पिछले साल की बात है जब सर्दियों में तगड़ी बारिश आई थी, तूफान आया था पिछले साल, याद है? क्योंकि साली बारिश कहां से आ गई दिल्ली में। ओ भाई साहब ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, मैं अपना ना उसके अंदर वो गला बंद जो होता है ना जोधपुरी, मैं उसमें बारिश में भीग रहा हूं, मेरे को होश ही नहीं है कि मुझे भागना है, कि बारिश आ रही है, मैं गीला, मैं भीग रहा हूँ हाथ जोड़ के, और सारे मुझे देख रहे हैं ये वहां क्यों खड़ा हुआ है, सारे चिल्ला रहे हैं अभिषेक अभिषेक गीला। मैं कहा अपनी ऐसी तैसी कराओ। मैंने कहा भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया भाई। मैं कहा साला और तेज हवा चले, सब उड़ा दो, पंडित को भी उड़ा दो, मेरे को भी उड़ा दो, सब उड़ा दो। भाई साहब वो बारिश होती है, सब तहस नहस हो जाता है, फेरे होते हैं एग्जैक्ट 2:30 बजे चालू, ठीक है, 4:30 बजे फेरे खत्म होते हैं। अब वो लड़के के फादर खड़े हैं, मैंने कहा मूसा जी क्या रहा हूँ, मनिंदर भुट्टर कहाँ है? कह रहे बारिश में फंस गया यार, वो तो अभी तक आया नहीं, फोन है 5 बजे आएगा सुबह, तो 5 बजे चालू करें। जब ये सब हो गया ना, जब मनिंदर भुट्टर चला गया, अब अगले दिन बैठे हैं लंच टाइम के अंदर बैठे हैं सारे, चेकआउट वेकआउट कर रहे हैं, तब सारे मुझे कह रहे हैं भाई ये तेरे मन की हुई है। मैंने कहा मेरे मन की नहीं हुई, उसका बाप देख रहा था, वो करवा के गया है। तो मुहूर्त जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी ब्याह के मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है मुहूर्त की, देखो अगर हम बात करें ना तो हमारी ना टोटल 12 राशियां होती हैं,
और 12 राशियों को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 4 8 4 12। 3 पार्ट्स कौन से हैं? एक राशि होती है मूवेबल, ठीक है, एक राशि होती है फिक्स, एक राशि होती है डुअल, उतार चढ़ाव, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जो काम आप मूवेबल राशि में करते हो ना, वो काम चलता रहता है। जो काम आप फिक्स राशि में करते हो वो बंद जाता है, वो वहीं रुक जाता है। जो काम आप डुअल राशि में करते हो वो कभी चलता है कभी रुक गया, कभी चलता है कभी रुक गया, कभी चलता है कभी रुक गया, ठीक है। शादी अगर आप मूवेबल में करो ना, तो वो शादी मूव ऑन हो जाएगी, मतलब वो शादी में तलाक हो जाएगा, वो शादी चलेगी नहीं। शादी हमें क्या चाहिए? एक बार हो गई तो मरते दम तक फिक्स। तो शादी हमें हमेशा स्थिर लगन में करनी है, फिक्स लगन में करनी है। वास्तु में हम क्या करते हैं? वास्तु में 2 मुहूर्त कैलकुलेट होते हैं। एक, अगर आप अपना नया घर बना रहे हो तो जो आपकी नींव पूजा है वो हम मूवेबल लगन में कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि मूवेबल लगन में पूजा हो तो घर बनते हुए काम ना अटके। क्योंकि पूजा का मतलब क्या है? मेरा घर बनना शुरू हो रहा है, घर बन के तैयार हो जाए, उसके बाद जब उसमें गृह प्रवेश की पूजा होती है वो स्थिर लगन में होती है कि अब लोग इसमें आए तो इस घर के होके रह जाए लंबे समय के लिए। तो शादी भी स्थिर लगन में। तो जैसे मेरे को अपनी शादी का याद आ गया। मेरी शादी के टाइम पे 2 मुहूर्त दिए थे उनको। एक ऐसी टाइम का कहा था 12-1 बजे के आसपास का, एक 3-4 बजे के आसपास का। जो 12-1 बजे के आसपास का आपको दिया था वो डुअल लगन था, और जो 3-4 बजे के आसपास वो स्थिर लगन था, क्योंकि उसके बीच में ऐसे चलते हैं फिक्स मूवेबल, मूवेबल फिक्स डुअल। तो पहले डुअल दिया, फिर आएगा मूवेबल, फिर फिक्स, तो लास्ट बाद वाला फिक्स था। जैसे आपने अभी वॉशरूम की एक डिबेट बताई, लाइक तो अगर घर फ्लोर वाइज है, लाइक मदर फादर अलग रहते हैं, एल्डर ब्रदर मैं, सो अब मुझे जो रेमेडी करते हैं, जैसे आप अपना ग्रीन टेप से आप चेंज कर दो, सो मैं अपने फ्लोर पे करूँ तो मेरे बिल्ला पे चेंज आएगा, फिर मैं सारे फ्लोर्स पे एक्सपेरिमेंट करूँ? जिस फ्लोर पे आप रहते हो उस फ्लोर का वास्तु आपको इफेक्ट करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 2 फ्लोर है, आप ऊपर खाली सोने जाते हो, किचन नीचे कॉमन है, तो दोनों फ्लोर का इफेक्ट आएगा। 23 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक बहुत ज्यादा शादियां है, तो ऐसी शादियों का सीजन होता है। हाँ हाँ, तो ऐसा सीजन क्यों आता है? वो तो लगन है ना, मुहूर्त होते हैं। जैसे देवता सो रहे हैं तो वो कहते हैं भाई जब जागेंगे तब कर लेंगे, वो भी तो आएंगे ना। अच्छा, तो वो सो जाते हैं फिर जागते हैं। बेसिकली क्या होता है, देखो सृष्टि को जो चला रहा है वो कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु तो वो एक पर्टिकुलर, अब 365 दिन तो वो जाग नहीं सकते ना, 365 दिन तो वो कुछ, मेरे को पूरा एग्जैक्ट वो टाइमिंग्स और डिटेल्स याद नहीं है, बट मैंने पढ़ा था। तो वो क्या होता है, वो कई मतलब महीनों तक वो सृष्टि को चलाते हैं। फिर विष्णु भगवान कहते हैं यार मेरे को, मैं थक गया भाई, मेरे को नींद आ रही है। फिर गणेश चतुर्थी आ जाती है, फिर गणेश जी चलाते हैं। फिर सावन आ जाता है, भगवान शिव चलाते हैं। फिर नवरात्रे आ जाते हैं, अलग अलग देवी देवता। फिर विष्णु भगवान जब जागते हैं तब ये शादियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है। बेसिकली विष्णु के पीरियड में होती हैं सारे शुभ काम। ऐसे यूथ मेरे पास कोई एक्शन नहीं कर सकता मैं घर के अंदर, कि पेरेंट्स डोमिनेट कर रहे, तो व्हाट कैन आई डू इन माय लाइफ? जब मैं आपकी एज में था ना, तो ये मेरे भी सवाल थे। मेरे पास पैसा नहीं था, मतलब मैंने ना, मेरी लाइफ कैसी रही, मेरे परिवार की लाइफ कैसी रही। जब मैं 3rd ईयर में था ना, हमें पैसे कैसे मिलते थे। जैसे मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा वो कुछ पैसे चाहिए थे, तो पापा ने ऐसे 100 की गड्डी हो फेंक देते थे, 10,000 रुपए। मैंने पापा वो 600 रुपए ही चाहिए, बस डिस्टर्ब मत करो। चलो, हम थे कंजूस, खर्च कर लिए और वो कपड़ों के नीचे छुपा दिए, जब जरूरत पड़ी निकाल लिए, ये था। फिर मेरे फादर ने बहुत ड्रास्टिक डाउनफॉल देखा, और वो डाउनफॉल ऐसा था कि सब कुछ बिकने की कगार पे आ गया। वो भी लाइफ देखी मैंने। अब जब ये डाउनफॉल आया, वो मेरा करियर का स्टार्टिंग पॉइंट था। मेरे को पैसे चाहिए थे काम करने के लिए, हर किसी को पैसे चाहिए होते हैं। मैंने उस समय ना कुछ किताबें पढ़ी। मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ, और मेरी फेवरेट है इकिगाई। उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप वो करना चालू कर दो। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे को पैसे अच्छे लगते हैं, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कई काम करके देखे, मेरे को वास्तु ने पैसा बहुत दिया, तो मैंने कहा यही ठीक होगा फिर, ठीक है। वैसे अब मैं आता हूं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था ना, तो क्या होता है, 10th हाउस जो होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो बताता है कि आप लाइफ में काम क्या करोगे। 2nd हाउस जो होता है वो बताता है आपको पैसा कहां से आएगा, ठीक है।
जितने भी वर्ल्ड में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मेरे को छोड़ के मेरे कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड से अलग मिलेंगे आपको। आप किसी भी ज्योतिषी पे चले जाओ, पूछो यार मैं काम क्या करूं, वो क्या करेगा, आपका 10th हाउस उठाएगा, आपके 10th हाउस देख के आपको बता देगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग करो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाओ, आप जॉब करो, आप बिजनेस करो तो किस चीज का करो, फलाना ढिमकाना कुछ तो भी। मैं बिजनेस देखता ही नहीं, मैं ये देखता हूं आपको पैसा कहां से आ रहा है। मैं देखता हूं सेकंड हाउस। मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट के बच्चे भी होते हैं। अब क्लाइंट मेरे से कहता है यार बच्चे को पढ़ाई क्या कराऊं, तो पढ़ाई का हाउस होता है 9th हाउस। 9th हाउस देख के डिसाइड किया जाता है कि ये बच्चा आगे चल के क्या पढ़ाई करेगा। क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति ना अपनी पत्री, अपनी डेस्टिनी परमात्मा से लिखवा के लाता है। ठीक है, 9th हाउस बता रहा है कि ये व्यक्ति टेक्निकल बैकग्राउंड में जाएगा, टेक्निकल फील्ड में जाएगा, लेकिन पैसा उसको आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से। तो मैं उस क्लाइंट को पता क्या बोलता हूं, मैं कहा 10th के बाद ना इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाना है, क्योंकि पैसा, ये टेक्निकल फील्ड से पैसा कमा ही नहीं रहा। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैं कहा जी आपका बेटा बहुत टेक्निकल है, टीवी का रिमोट खराब हो जाए तो खुद खोल के ठीक करने लग जाता है, टीवी खराब हो जाए तो बोले भाई सब यही करता है, मगर सारा टाइम चर्निंग करता रहता है, बोले यही करता है। तो मैं कहा डन, ये इसकी यूएसपी है जो इसको टेक्निकल पढ़ाई करने की तरफ फोर्स करेगी। लेकिन जब ये पढ़ाई पूरी कर लेगा ना तो ये धक्के खाएगा, क्योंकि वो टेक्निकल पढ़ाई इसके काम नहीं आनी। ये इसकी पत्री में या तो ये विदेश में जाके पैसा कमा रहा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कमा रहा है, तो या तो आप इसको फॉरेन भेजने की तैयारी करो, पढ़ाई फॉरेन में कराओ और बोलो इंडिया तूने आना ही नहीं, तू वहीं सेटल होगा, वहीं जा, वहीं पढ़ाई कर, वहीं बंदी सेट कर, वहीं शादी कर, वहीं सेट हो, तूने सेटल वहीं पे होना है, या इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर। तो हॉरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हॉरोस्कोप में भी ना, अगर पढ़ाई का खाना देख के आप पढ़ाई करा रहे हो तो पढ़ाई के बाद आपको पैसे के लिए भटकना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। मैं कहता हूं यार जो चीज पैसा दे रही है तू पढ़ाई भी उसी की कर लेना, खत्म बात। ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसमें वास्तु इन्वॉल्व नहीं हुआ, वास्तु इन्वॉल्व कर देते हैं। आपने पढ़ाई चुन ली, अब पढ़ाई चुन ली, अब पढ़ाई में मन भी तो लगना चाहिए आपका। बच्चा कह रहा है यार मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, या जो मैं याद कर रहा हूं मैं भूल जा रहा हूं, तो वास्तु में पढ़ाई की दिशा होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर आप अपनी किताबें वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो तो जो आप याद कर लोगे ना उसको कभी भूलोगे नहीं। प्लस अगर किताबें वेस्ट साउथ वेस्ट में रखी हैं तो जो जिस सब्जेक्ट की आपने किताबें रखी है ना, आपको एग्जैक्टली वो ज्ञान मिलता रहेगा। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब 8-10 साल पुरानी बात है, जब मैं भी ट्रेनिंग में था, सीख रहा था। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर हम कोई किताब रख दें और वही ज्ञान हमें मिलता रहे, कैसे पॉसिबल है। मैंने कैलकुलेट करा, मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट में भगवत गीता रख दी। मैं कहा देखते हैं गीता का ज्ञान कृष्ण ही आएंगे फिर तो सपने में ज्ञान देने, मैं तो पढ़ूंगा नहीं गीता, मैं तो खाली रखी है। मैं फेसबुक खोलूं तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए वीडियो आ गई, मैं यूट्यूब खोलूं तो वो वीडियो आ गई, मैं इंस्टाग्राम खोलूं तो वो वीडियो। कोई व्यक्ति मिल जाए, कर्म करो, कर्म बलवान है, वो कृष्ण बन के उपदेश दे रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो होता। अब आप अपने सब्जेक्ट की एक और छोटी सी चीज बताऊं, एक किताब एक बार रीडिंग मारो, ठीक है, उसका सारा डेटा सॉफ्ट कॉपी में एक पेन ड्राइव में स्टोर कर दो। ब्लैक कलर की पेन ड्राइव लेना, वो ब्लैक कलर की पेन ड्राइव अपने वेस्ट साउथ घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो। कोई हिप्नोटाइज करके भी आपको बोलेगा ना तू भूल गया ये सब, आंखें खोल के उसको बता दोगे भाई x + y = z। तो हमें नेगेटिविटी भी आती है, तो उसका क्या बेस्ट ऑप्शन है? लाइफ में नेगेटिविटी केवल तब आती है जब आपको कोई चीज आती नहीं होती। एक सिचुएशन आपको देता हूं, आप स्कूल गए, स्कूल में टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, फिर आप ट्यूशन गए, वही सेम टॉपिक आपने ट्यूशन में पढ़ा, तो आपको एक फील आएगी कि यार स्कूल की टीचर बेकार है, जो ट्यूशन में पढ़ा ना ये भाई साहब कुछ अलग लेवल का टीचर है, ये समझा देता है। अब क्या होता है, ट्यूशन जो है वो फास्ट चलता है, स्कूल स्लो चलता है। जो अब आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक स्कूल में पढ़ चुके, वही सेम जब तक ट्यूशन में पढ़ रहे हो ना तब तक वो ट्यूशन का टीचर अच्छा लगेगा। जैसे ही वो फ्रेश पढ़ाना शुरू करेगा ना, आपके मन में फील आएगी यार आज थोड़ा डिफिकल्ट था। जब आप वही सेम टॉपिक स्कूल में पढ़ते हो ना तो आपको स्कूल की मैडम अच्छी लगने लग जाती है, यार ये तो सही पढ़ाने लगी। क्योंकि क्या होता है ना, आप रिवीजन कर रहे हो। अब वो नेगेटिविटी की फील जब तक है, जब तक आपके पास वो चीज नहीं है,
जैसे ही आपके पास वो चीज मिल जाती है तो वो नेगेटिविटी की फील नहीं रहती। नेगेटिविटी की फील अगर हम वास्तु की बात करें तो दो ही सिचुएशंस में आती है। एक, आपके घर में साउथ साउथ वेस्ट में भगवान की फोटोएं हो तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में अगर कूड़ा कबाड़ हो तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे। अब मैं वो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं। तो एक तो ये पूछते हैं कि मेरे रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं रहते हैं, मतलब लड़कियों से कांस्टेंट धोखा मिलता है। आप भी बता रहे थे आपके कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि लड़की को धोखा लौंडे पूछते हैं, लौंडे पूछते हैं। नहीं, पर लौंडे ना पूछ के अगर हम एक सीरियस रिलेशनशिप वाले बंदे की देखें जो एक लाइफ में कंपेनियन ढूंढ रहा है पर उसको कंपेनियन नहीं मिल पाता है, तो उसका आपके हिसाब से क्या होता है, रीजन क्या होता है? देखो, अपनी लाइफ को बनाने पे दिमाग अगर लगाएंगे ना तो ये सब मोह माया है। क्योंकि देखो, हम भी कॉलेज गए, हम निकले इन सब से। मैं तो बहुत बार निकला। तो वैसे ना, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो एक ही डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस होगा तो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे पत्नी हो, दोनों से डिस्प्यूट होंगे। ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई उसको भी दिक्कत आएगी, जिसकी हो गई उसको भी दिक्कत है, और जिसकी शादी नहीं हो रही उसको भी दिक्कत है। नहीं हो रही उसको भी तो 100% साउथ वेस्ट में दिक्कत है ही है। ठीक है, और साउथ वेस्ट में दिक्कत क्या होती है? जैसे एग्जांपल, सबसे मेजर दिक्कत होती है प्लांट्स। ठीक है, सबसे मेजर, जैसे मैंने आपको 5 तत्व बताए, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। अब इन 5 तत्वों में ना दोस्ती और दुश्मनी चलती है। जैसे वाटर है, अग्नि पे गिरेगा तो क्या होगा? आग बुझा देगा। आग बुझा देगा। अग्नि जल में जाएगी तो क्या होगा? धुआं भी बुझ जाएगी। तो दोनों केस में वाटर अग्नि को मार रहा है। ठीक है, तो वाटर और अग्नि आपस में दुश्मन है। ऐसे ही एयर एलिमेंट जो है ना, पेड़ पौधे, प्लांट्स एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ एलिमेंट है धरती। तो जब पेड़ पौधे उगते हैं ना तो वो धरती फाड़ के उगते हैं और धरती की सारी उपजाऊ शक्ति आ जाते हैं। ठीक है, तो धरती और एयर जो है वो आपस में दुश्मन है। अर्थ एलिमेंट है स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट है स्टेबिलिटी। एयर एलिमेंट होता है स्पीड। तो क्या स्पीड और स्टेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं? एक करा यार बैठा रहना, एक कराओ भाई कुछ करो कुछ करो कुछ करो, तो साथ साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए वो आपस में दुश्मन है। तो एयर एलिमेंट अगर पेड़ पौधे साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट में होंगे, वो सबसे मेजर दोष है, बिल्कुल नहीं होगी शादी। टॉयलेट अगर होगा साउथ वेस्ट में, शादी भी नहीं होगी। अगर है तो तलाक हो जाएगा, 100% तलाक हो जाएगा। ठीक है, पितृ दोष, जिनकी पत्री में पितृ दोष है, अपनी किसी भी पंडित से जाके पूछ लो कि क्या मेरी पत्री में पितृ दोष है। वैसे तो जो एप्स होती है एस्ट्रोलॉजी की वो भी बता देंगी। अगर आपकी पत्री में पितृ दोष दिख रहा है, 100% आपके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा या साउथ वेस्ट में कोई ना कोई इंबैलेंस होगा। टॉयलेट, एयर एलिमेंट, ब्राइट रेड कलर, ये होगा ही होगा। आप उसको ठीक कर लो, आपकी पत्री का पितृदोष खत्म, इफेक्ट खत्म। और अगर एक कॉमन और प्रॉब्लम की बात करके चले, पैसे नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होती है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो क्या इशू है? देखो, पैसा जो है ना, पैसे के लिए तो आपको पूरे घर का वास्तु बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बगैर पैसा नहीं आ सकता। अब पैसा क्या है, 2 कैटेगरीज है। एक व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है। ठीक है, मेरे पास जो जॉब वाले क्लाइंट्स आते हैं, पैसा नहीं आ रहा सर। भाई हर महीने की 7 तारीख को पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ बस वही आ रहा है जी। मैंने कहा और आप बताओ कैसे आएगा? देखो, हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, कौन कौन सी होती है पता है? टेस्ट करना, स्मेल करना, देखना, सुनना, बोलना। इन 5 इंद्रियों से परे एक और इंद्री होती है जिसको हम बोलते हैं छठी इंद्री, 6 सेंस। सुना आप लोगों ने? 6 सेंस, इंट्यूशन। इन 6 सेंस से परे एक और इंद्री होती है 7th सेंस, जिसके बारे में कोई जानता नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाता। सुना है कभी 7 सेंस के बारे में? वो होती है कॉमन सेंस। उससे ऊपर कोई इंद्री नहीं है। और वास्तु और ज्योतिष में केवल कॉमन सेंस काम करती है। व्यक्ति आया, भाई साहब पैसे नहीं आ रहे, करते क्या हो जी? मैं जॉब करता हूँ। सैलरी कितनी है भाई साहब? 50,000 रुपये महीना सैलरी। चेक कब मिलता है जी? 7 तारीख को। पिछले महीने मिला था? हाँ जी। उससे पिछले महीने मिला था? हाँ जी। उससे तो भाई साहब फिर पैसे कैसे आएंगे? बोले दीदी और चाहिए। भाई और चाहिए, डन। क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो? क्या कोई साइड बिजनेस है? नहीं जी। तो भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर? फिर व्यक्ति कहता है जी प्रमोशन करवा दो। ठीक है, उसमें मेरे क्वेश्चंस होते हैं कि जी क्या आपका प्रमोशन ड्यू है? नहीं सर, मेरे तो ज्वाइन करा भी 3 महीने हुए हैं। तो फिर मैं वास्तु नहीं करता। वास्तु बेसिकली ना प्रॉब्लम सॉल्विंग है। वास्तु इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस का, सॉरी जॉब का।
बिजनेस जो है उसके अंदर हम दिमाग लगा सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन उसके अंदर भी काम क्या चीज करती है? सेवंथ सेंस, कॉमन सेंस। व्यक्ति आया, भाई साहब पैसे नहीं आ रहे, क्या करते हो भाई साहब आप? मैं भाई साहब मोबाइल की दुकान है अपनी। डन भाई साहब, दुकान पे गए देखने, वास्तु देखने गए, लेकिन वास्तु से पहले मैं देखता हूं प्रोडक्ट। मोबाइल की दुकान है, क्या तू iPhone 15 है तेरे स्टॉक में? क्या सैमसंग का Fold 5 है तेरे स्टॉक में, जो लेटेस्ट फोन? वो क्या कर रहा है भाई साहब? हम तो नोकिया 6600 बेचते हैं क्योंकि हम इसको बोल ही नहीं पाए। तो आएगी अपॉर्चुनिटी? नहीं आएगी ना। तो ये चीजें साइमल्टेनियसली देखी जाती हैं। प्लस पैसे के लिए आपको पूरा वास्तु बैलेंस करना है। अब उसके अंदर क्या है, एक व्यक्ति कहता है जी मेरी लाइफ में, ये तो देखो कॉमन सेंस तो मैंने आपको बताई थी कि व्यक्ति प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, वो मार्केट में सेलेबल है भी या नहीं, वो देखना तो जरूरी है ही, ऑब्वियसली वो भी हम देखते हैं। लेकिन वैसे हम दिशाओं की बात करें तो सबसे पहले पैसा आपको सिर्फ क्लाइंट देते हैं और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्लाइंट्स की डायरेक्शन है नॉर्थ। अगर क्लाइंट नहीं आ रहे तो आपके घर में ऑफिस में नॉर्दर्न साइड में इंबैलेंस होगा, उसको आप ठीक करोगे, क्लाइंट आने लग जाएंगे। अब एक व्यक्ति कंप्लेंट करता है, मैं पूरा चक्र समझा रहा हूं आपको। एक व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है, क्लाइंट तो आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। क्लाइंट आ रहा है तो ये भी बड़ा होता ना, टर्न अप रेशो जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्लाइंट आपका प्रोडक्ट कब खरीदता है? जब आपके प्रोडक्ट में उसको वो सब चीजें मिल जाती हैं जो उसको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइंट आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, तो नॉर्थ ईस्ट में इंबैलेंस मिल जाएगा। एक फील आती है कि जी क्लाइंट को ना हमारे प्रोडक्ट में, देखो प्रोडक्ट क्लाइंट आ रहा है, उसको प्रोडक्ट समझ में भी आ रहा है, लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा। आप सिर्फ मजे के लिए पैसे देते हो। आपने कोई चीज हाथ में ली और उसको लेके आपने कैमरा लेना है, एक कैमरा हाथ में लिया आपने, अगर आपको मजा आ गया ना, आप ब्रांड नहीं देखोगे, आप कुछ नहीं देखोगे, बस मजा आ गया हाथ में पकड़ के। कितने का है? 2 लाख का। मजा तो आ गया ना, ले लो। मजे से दबा के बिकती है चीजें, मजे से। आईफोन जो है ना, उसमें मजे के अलावा कुछ नहीं है। आप आईफोन 7, 8, 10 के बाद की सारी सीरीज उठा के देख लो, कोई बदलाव नहीं है, सब सेम है। लेकिन अभी भी लाइनें लग रही हैं। वो पीछे वीडियो वायरल हुई है, एक वो फोड़ दिया आईफोन वाले को, स्टाफ को पीट दिया, आईफोन में डिलीवरी में देरी कर दी, हरिओम इलेक्ट्रॉनिक पे इधर है। क्यों भाई? तो मजा, उसमें वो मजा है। फिर भाई साहब क्लाइंट तो आता है, प्रोडक्ट तो पसंद आ जाता है, पता नहीं जब हम उसको डब्बा दिखाते हैं, पैकेजिंग दिखाते हैं, वो उसको पसंद नहीं आती। तो पैकेजिंग के लिए सदर्न साइड से रिस्पॉन्सिबल है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं आपको। एक मेरे दोस्त की बेटी का बर्थडे था, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा कोई गिफ्ट अच्छा सा ले आना, क्योंकि मेरे को ये होता है कि मैं ना, जैसे एक तो लिफाफे चलते हैं हमारे कि भाई लिफाफा दे देंगे, मैं कहा लिफाफा नहीं देना, बच्चे की किस काम आए, मैं कोई ऐसी चीज लाओ जो बच्चा खेले। मेरी वाइफ कहती कि यार वो मैंने ना उसकी दोस्त की मेरी वाइफ से बात करी थी, उसको मैंने बोल दिया कि मैंने उससे पूछा कि भाई मेरे को कुछ गिफ्ट, मैं पैसे तो दूंगी नहीं, लिफाफा नहीं देना देते हम। मैंने उससे इंसिस्ट कर करके ना एक कोई तो भी टॉय उसने बताया कि भाई ये अच्छा आप लोग को लाने हैं तो ये ले। मेरे को हेमलेस ले गई, वो टॉय देखा, वो टॉय था 6500 रुपये का, 6500 टॉय की कॉस्ट थी। मैंने अपनी वाइफ को धीरे से मैंने कहा, मेरा ना एक दोस्त है सेक्टर 8 में, उसकी दुकान है, मैंने कहा ये सेम टॉय, उसको मैंने फोटो भेज दिया, उसकी दुकान पे 3500 रुपये का, ठीक है, सेम कंपनी सेम टॉय, वहां से ले लेते हैं, 3000 बच जाएंगे। ठीक है, हम लोग निकले, सेक्टर 8 गए, दोस्त, मैं कहा भाई वो दे दे टॉय। मेरी वाइफ कहती है हेमलेस से ही लेंगे। मैं कहा यार वही कंपनी है, सेम, सब कुछ सेम है, वही कंपनी है, मीमी क्या कोई कंपनी, मैं सब कुछ सेम है, वही कंपनी, वही चीज, वही कलर, वही डिफरेंस, हेमलेस से ही लेंगे। भाई किसकी चल रही है? कितने बड़े हो जाओगे वास्तु वाले, बीवी के सामने किसकी चल रही है? ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैं 3000 के चक्कर में अपनी जिंदगी थोड़ी नष्ट बनाऊंगा। चलो मैं हेमलेस। मेरे क्यूरियोसिटी, मैंने कहा जस्ट अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड मी आंसरिंग। मैं कहा सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम कलर, सब कुछ सेम, ये हेमलेस से ही क्यों लेना था? कह रहे उसका डब्बा फटा हुआ था। आपने देखा उसमें एक ही प्रोडक्ट था, एक ही पीस था, और डब्बा कितना गंदा लग रहा था, डब्बा फटा हुआ था। घर आए, जब हम पार्टी के लिए निकलने लगे
तो मैंने अपनी वाइफ को मैंने कहा जो डब्बा फटा हुआ था वो तो तूने पैक कर दिया और ये तो फट के ही खुलेगा, क्योंकि चिपका दिया उसके ऊपर। कह रही हाँ वो मैंने रियलाइज भी किया था मैंने। तो पैकेजिंग जो है ना, पैकेजिंग जो है वो सदर्न साइड से देखी जाती है। प्रोडक्ट में दम है, आउटर पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो भी नहीं बिकेगा। कोलगेट कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, क्या होता है, इतना बड़ा डब्बा इतनी सी चीज, पर बिक रहा है ना बड़े डब्बे से बिक रहा है, वो सदर्न डायरेक्शंस। फिर एक होता है, कई बार व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रोडक्ट में ना कई सारी फालतू की चीजें डाल देता है, कई सारी फालतू की चीजें डाल देता है। जैसे अगर हम एप्पल और सैमसंग को कंपेयर करें तो एप्पल की एक यूएसपी पता है क्या है, कोई बटन नहीं, पहले तो एक बटन होता था, अब बटन भी नहीं है। कॉल, मैसेज, एक दो चीजें और जो व्यक्ति को चाहिए वो सब उसके सामने है। एप्पल से जब व्यक्ति एंड्रॉयड में स्विच करता है ना तो 1 महीना तो उसको समझने में लग जाता है कि वो है कहां पे, और एप्स भी ढूंढनी पड़ती हैं उसके अंदर। तो सिंप्लिसिटी जो है वो साउथ वेस्टर्न साइड से आती है, स्टेबिलिटी साउथ वेस्टर्न साइड से आती है। फिर व्यक्ति आए, प्रोडक्ट को देखे, खरीदे और आपका मुंह मांगा दाम दे। 2 तरीके के सेलर्स हैं, एक भाई मैं तो प्रॉफिट में ही बेचूंगा, दूसरा चल कस्टमर बनाना है, एक बार दे दे रेट टू रेट, दोबारा आएगा, दोबारा नहीं आता भाई। एक बार तुमसे ले गया तो जरूरी नहीं है दोबारा आएगा तुम्हारे पास। एक बार में जितना प्रॉफिट ले सकते हो ले लो, प्रॉफिट्स देता है वेस्ट। तो ये पूरा चक्र है, अगर यहाँ एक भी दिशा में इम्बैलेंस होगा ना तो माल नहीं बिकेगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है हेल्थ। हाँ, अब हेल्थ में अगर किसी के इशू चल रहा है हाँ, तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं नॉर्मली? क्या हेल्थ के इश्यूज ऑफिस के वास्तु से भी आते हैं या खाली घर के उससे होता है? अलग अलग स्पेसेस अलग अलग प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। व्यक्ति कहता है जी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसके साथ है, वाइफ के साथ है जी, तो घर आप देखोगे। ठीक है। स्टाफ के साथ है जी, बॉस के साथ है जी, तो केवल ऑफिस। ठीक है। लेबर के साथ है जी, लेबर सुनते नहीं, ओनली फैक्ट्री। ठीक है। प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके बेस पे कौन सी साइट का आपने वास्तु करना है वो डिसाइड होगा। अब आपने क्वेश्चन किया हेल्थ, मैं एक्चुअली में ना हेल्थ के चक्कर में वास्तु में आया था। मैंने 11th क्लास में मेडिकल ली, 6 महीने में अपने को समझ आ गया कि अपने बस की है नहीं, तो मैं कॉमर्स में चला गया, पढ़ाई पूरी कर ली, कॉलेज खत्म हो गया 2009 में। तो 2010 में मेरे नाना जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं एक दिन ऐसे ही उनसे मिलने जस्ट गया तो मैंने ऐसे उनके पैर अंदर रखा और ऐसे ही बाहर आ गया, क्योंकि 2 मेरे रियल मामा और कजन मामा उनको उठा के ला रहे थे। जस्ट बाय चांस मैं एंटर हो रहा हूँ और उधर से नाना जी, तो मैं ऐसे ही बाहर, मैंने भी हाथ लगा के, मैंने क्या हुआ जी, बोले तबीयत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो 15 सितंबर थी वो और 15 अक्टूबर तक नाना जी BLK में रहे थे। 15 सितंबर को एडमिट कराया था, 15 अक्टूबर को हम लोग बॉडी घर पे ले आए थे, 15 अक्टूबर को एक्सपायर हो गए थे वो 30 दिन ना मैंने उनको रोज मरते हुए देखा, क्योंकि उनको ब्लड कैंसर था और बोन मैरो MDS RAEB माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम करके बीमारी थी उनको। उसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो में जब RBC बनता है ना तो बनते ही ब्लास्ट हो जाता है, और जब वो ब्लास्ट होता है ना तो उसका जो पेन है वो हड्डी टूटने जितना है। एक व्यक्ति की जब हड्डी टूटती है ना उस समय उसको जितना पेन होता है उतना पेन उनके वो RBC बस्ट होने में हो रहा है। अब इमेजिन करो एक व्यक्ति की हर सेकंड हड्डी टूट रही है, हर सेकंड, तो उसकी क्या सिचुएशन होगी। इसलिए उनको ना अफीम के पैचेस आते हैं मेडिकल के, वो उनकी बॉडी पे चिपक जाते थे, तो उनके सारी बॉडी सुन रहती थी, वो खाली बोल पाते थे, तब भी उनको पेन, मतलब अफीम के इंजेक्शंस, अफीम के पैचेस लगने के बाद भी उनको पेन होता था। तो मैं ना उस समय नेट पे रिसर्च करते रहते थे, यार कोई दवाई मिल जाए, कोई कनाडा में मिल जाए, कोई अमेरिका में मिल जाए, सर्च। तो उस समय ना पता नहीं क्या मैंने एक दुआ मांगी कि मैंने कहा यार अगर मैं मेडिकल नहीं छोड़ी होती, अगर मैं बाय चांस डॉक्टर होता, चाहे कुत्तों का डॉक्टर होता, मैं एटलीस्ट कुछ तो कर पाता। भाई डॉक्टर तो डॉक्टर ही है ना, यानी मेरे से गलती हुई, क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ा मैं, चलो वो दुआ थोड़ी ना स्ट्रांग थी, वो सुन ली ऊपर वाले ने। तो मैंने कहा यार कोई ऐसा कुछ मिल जाए कि साला कैंसर ठीक कर पाऊं मैं, कुछ ऐसा मिल जाए। उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन वास्तु में हो गया, और आप बिलीव करोगे 2011 से लेकर आज 2023 12 4th स्टेज कैंसर पेशेंट्स मैं ठीक कर चुका, जिनको कैंसर अब नहीं है। ये पावर है वास्तु की। मेरे फोन में ना मैं आपको चैट्स दिखाऊंगा, आप उनको स्क्रॉल करना,
सितंबर 2022 में मेरे पास एक केस आता है, मेरी स्टूडेंट है, केस आता है, सर मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको कैंसर हो गया, तो मैं आपसे वास्तु कराना चाहती हूँ उनका। ठीक है जी, आप नक्शे वक्शे भेजो, मेडिकल रिपोर्ट्स भेजो, नक्शे भेजो, उनकी बर्थ डिटेल्स भेजो, मैं चेक करता हूँ। अच्छा सर, एक्चुअली मेरे को ना आपसे कुछ डिस्कस करना था। मैंने कहा बताओ। कहते सर चक्कर क्या है ना, आप वास्तु कुछ ऐसा कर देना कि इनको ना पेनलेस मौत मिले। है ना, पेनलेस मौत मिले। मैंने कहा ये पहली बार ऐसा टारगेट आया वास्तु कराने का यार, पेनलेस। मैंने कहा ये मैं समझा नहीं। कहती सर एक्चुअली ना इनको पैनक्रियाटिक कैंसर है और पूरे वर्ल्ड में पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज नहीं है, मतलब अमेरिका के पास भी उसका इलाज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं, और 4 महीने का टाइम दिया डॉक्टर ने कि 4 महीने से ऊपर ये आदमी बचेगा नहीं। मैं कहा जी देखो, अगर पेनलेस मौत ही देनी है तो किसी एक्यूप्रेशर वाले को कनेक्ट कर लो, क्यों मेरी इतनी महंगी फीस अब कर रहे हो आप। मैं कहा मेरे पास तो आओ तो ये सोच के आना कि बंदा ठीक होगा, नहीं तो मैं तो केस हाथ में लूंगा नहीं, और अपने माइंड को पहले समझाओ। मैं कहा जिसको कैंसर है उसको बता दिया 4 महीने में मरेगा वो? कह रहे हाँ जी उनको बता दिया। मैंने कहा बस ये तुमने सबसे बड़ा गलत काम कर दिया। मैं कहा पहले तो उसका माइंड वॉश करना पड़ेगा कि वो केस आया मेरे हाथ में, पहले तो उनकी बेटी को समझाया कि भाई नहीं है कैंसर इसकी पथरी में, ये ठीक हो जाएगा। मेरे को 15 दिन लग गए उस व्यक्ति को कन्विंस करने में कि तेरे को कैंसर नहीं है, तू ठीक हो जाएगा। जब 4 महीने बीत गए ना और वो मरा नहीं, अब उसको लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और 1 साल हो गया, मेरी परसों तरसों बात हो रही थी उनसे। मैं कहा जी कैसे हो? बोले जी बोनस पीरियड में चल रहे, 8 महीने तो हो गए। बोले 4 महीने का डॉक्टर ने टाइम दिया था, 8 महीने तो ऊपर हो चुके आपकी कृपा से, अपन तो एंजॉय कर रहे हैं जी लाइफ। परमात्मा ने बस, मैंने कहा भाई साहब जितनी लिखी है देखो उतनी लेके जाओगे, ठीक है ना, तो टेंशन मत लो। और कैंसर जो था ना वो है ही नहीं, उसको हल्का फुल्का बचा है वो। डॉक्टर कह रहे हैं, मतलब डॉक्टर कह रहे हैं भाई ये बंदा जिंदा है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस वो कह रहे हैं मिरेकल है। तो इशू क्या होता है नॉर्मली हेल्थ पे? हाँ, हेल्थ की हम बात कर रहे थे वास्तु में। तो वास्तु में ना अलग अलग दिशाएं बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, मैं कैंसर पे आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है। मैं पहले आपको नॉर्मल दिशाएं बताता हूँ। किडनीज नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अगर अग्नि तत्व होगा 100% किडनी की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ वेस्टर्न साइड की डायरेक्शन आपकी अंतड़ियों को, कोलोन को रिप्रेजेंट करती है। ईस्टर्न साइड की डायरेक्शन आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपके लीवर को, पैनक्रियास को रिप्रेजेंट करती है। ये सब चीजें होती हैं। अब नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट, वो हमारे माइंड की डायरेक्शन है। वास्तु पुरुष का बेसिकली जो, जब आपको मैं ब्रह्मदेव की स्टोरी बता रहा था ना, 4 दीवारी में उस विशाल महाभूत को बांधा, तो हुआ क्या, वो उस 4 दीवारी में कुछ इस तरह लेटे कि उनका सर नॉर्थ ईस्ट में चला गया, पैर साउथ वेस्ट में चले गए, ये कोनी, राइट कोनी और राइट नी साउथ ईस्ट में चली गई, लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट में। इस तरीके से वो लेट गए उसके अंदर। अब नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि वास्तु पुरुष का सर होता है, तो जितनी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो सारे नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, व्यक्ति को कोई मेंटल, किसी भी प्रकार का मेंटल डिस्प्यूट है तो नॉर्थ ईस्ट से देखा जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में व्यक्ति के घर में टॉयलेट होगा तो उसको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है कैंसर नॉर्थ ईस्ट में? मैंने इस पे इतनी रिसर्च की, मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट जानकारी में उनके पास चला गया। मैंने कहा अंकल आप मुझे ये बताओ कि जो ये कैंसर है ये क्यों होता है? कह रहे मतलब मैं समझा नहीं, क्या क्यों? मैंने कहा जी मेरे को सिंपल लैंग्वेज में, एक ले मैन की लैंग्वेज में, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कैंसर क्यों होता है? उन्होंने मुझे क्या बताया, कहते तेरी बॉडी के अंदर ना 2 प्रकार के सेल्स हैं, एक फाइटर सेल्स है, एक वायरस है। जो वायरस तेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, फाइटर सेल्स तेरी बॉडी को उस वायरस से बचा रहे हैं। अब होता क्या है, 24 घंटे ये बॉडी में प्रोसेस चालू रहता है। आप सांस ले रहे हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर जा रहे हैं, कान आपके खुले हुए हैं, यहाँ से जा रहे हैं, नाक से जा रहे हैं, आंखों से जा रहे हैं, इन्वायरमेंट है, सब कुछ है, बॉडी के अंदर स्किन एब्जॉर्ब कर रही है कुछ ना कुछ। तो हमारी बॉडी के अंदर ये लड़ाई झगड़ा 24 घंटे चलता रहता है। वो कहते हैं बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जब तक फाइटर सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है और वायरस की कम होती है, तब तक तेरी बॉडी स्वस्थ है। जैसे ही फाइटर सेल कम हो जाएंगे और वायरस बढ़ जाएगा तो तेरी बॉडी के अंदर बीमारी आ जाएगी।
अब होता क्या है, मान लो किसी बॉडी की स्टमक में, मतलब किसी बॉडी के अंदर स्टमक में कोई वायरस आता है, तो सबसे पहले जैसे ही वो वायरस स्टमक में अटैक करेगा ना, तो न्यूरॉन्स दिमाग को जाके बताएंगे कि यार वहां पे वायरस आ गया। दिमाग है राजा, दिमाग को पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है। तीन ही चीजें, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो दिमाग जो है ना, उसका काम है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना। दिमाग क्या करेगा, फाइटर सेल्स को जाओ पे मारो, उसको फटाफट उस वायरस को मारो। सेना पहुंच गई, खत्म कर दिया। फिर कभी लीवर में आ गया, ब्रेन, जाओ बे लीवर में, मारो उसको, अटैक करो, वहां मार दिया। नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट होता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट किसकी डायरेक्शन है, ब्रेन की। ब्रेन डिस्पोज ऑफ हो जाता है, मतलब ब्रेन को समझ में नहीं आता कि मेरे को करना क्या है। अब लीवर पे वायरस ने अटैक करा, पैनक्रियास में वायरस ने अटैक करा, ब्रेन कंफ्यूज है मैंने करना क्या है। ब्रेन में तो डिस्पोज हो रहा है ना, ब्रेन का तो काम डिस्पोज हो रहा है, टॉयलेट आ गया। तो ब्रेन क्या करा, उसको समझ में नहीं आता कि मेरे को वहां फाइटर सेल्स भेजने थे। और जब तक उसको समझ में आता है, तब तक तो पैनक्रियास की ऐसी तैसी हो चुकी होती है, तो कैंसर हो जाता है। ये था, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअल लॉजिक है, जो किसी को पता ही नहीं। लोगों ने सुन लिया कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है, कैंसर होता है, उसी का राग लापने लग गए। और लोगों क्या ना, देखो दो तरीके का धंधा है हमारी इंडस्ट्री में, एक डरा के, एक समझा के। मैं डराने के अगेंस्ट हूं। बहुत सारी केस स्टडीज है जिसके अंदर लोगों के घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, लेकिन उनको समस्या नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। वो टाइलिंग वैसी हो रखी है जिसकी वजह से वो बैलेंस हो गया, वो कलर वैसे हो रखे हैं जिसकी वजह से वो बैलेंस हो गया, या फाइनली उनकी हॉरोस्कोप में वो परेशानी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसकी वजह से वो मजे कर रहे हैं। अब वो पंगा क्या होता है उनके साथ, वास्तु वाले कह देते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तू मरेगा भाई, तू मरने वाला है भाई, देख तू। और वो बंदा स्वस्थ है, उसको लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भाई नॉर्थ ईस्ट में तो तू मरेगा। अब वो सर्च करना चालू करता है कि भाई क्या मैं वाकई मर जाऊंगा। और आप गूगल खोल के ना अभी जस्ट टाइप करो कि मेरे पेट में दर्द है, तो गूगल आपको पता क्या बोलेगा, भाई तेरे कैंसर है। सच्ची में गूगल ये नहीं बोलता कि भाई तेरे पेट में गैस हो रही होगी, या तेरे को जुकाम हो गया, कोई बात नहीं, तू कोल्ड कोई कफ की दवाई पी ले, बेनिड्रिल पी ले, ठीक हो जाएगा। गले में कफ बन रहा है, तेरे को थ्रोट कैंसर है। पेट में दर्द है, तेरे स्टमक कैंसर है। सर में दर्द है, तेरा ब्रेन खराब हो गया, तेरा ब्रेन ट्यूमर है। गूगल सीधा छोटी मोटी बातें करता ही नहीं, वो बंदा गूगल पे जाएगा, भाई नॉर्थ ईस्ट मेरे टॉयलेट है, गूगल क्या बोलेगा, तू मरेगा भाई, तू मर गया भाई, तू जिंदा कैसे है, चेक कर एक बार शीशे में, दिख रहा है तू अपने आप को, भूत तो नहीं है तेरा। अब वो क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट में पंगा ले लेगा। और जैसी पंगा लेगा ना, उसने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया। वास्तु केवल तभी करना चाहिए जब आपको या तो परेशानी हो या आपको ग्रोथ चाहिए। वास्तु केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग है और ग्रोथ ओरिएंटेड है, उसके अलावा नहीं करते। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है, आपकी परेशानी, आपकी समस्या का आपको समाधान देना। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, ठीक है, उसके स्टूल पे जाके बैठा, डॉक्टर क्या पूछेगा उससे, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो व्यक्ति बताएगा ना कि जी मेरे पेट में दर्द या मेरे सर में दर्द। डॉक्टर मीटर से चेक करके उसको रेलेवेंट दवाई दे देगा। अभी आप इमेजिन करो, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है क्या बीमारी है, तो व्यक्ति कहता है भाई देख, तू डॉक्टर है, मीटर तेरे पास है, ये मेरा सर, ये मेरे पैर, तो भाई मीटर लगा लेना, तेरे को जहां जहां बीमारी दिखे मुझे मेडिसिन दे दे। डॉक्टर कहेगा बेटा सुनो, ये दिल्ली में तुम गलत घूम रहे हो, तुम्हारा ना एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आगरा बैठता है, तुम वहां जाओ, तुम्हें समस्या का समाधान आगरा में मिलेगा भाई, क्योंकि तुम्हारे को शारीरिक कष्ट नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो इससे ना वास्तु में भी व्यक्ति आया, हम उससे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं भाई प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। प्रॉब्लम सुनने के बाद भी वास्तु नहीं होता, पहले उसकी प्रॉब्लम उसके घर के नक्शे, उसकी जन्म पत्री से मैच की जाएगी। अगर मैच होती है तो हम कहते हैं डन, आप सर्विसेज ले सकते हो, फिर हम वास्तु करते हैं। अगर मैच नहीं होती, मैं मना कर देता हूं भाई, मैं नहीं कर सकता। जैसे जॉब वाला एग्जांपल दिया ना, भाई साहब पैसे नहीं आ रहे, प्रमोशन अभी परसों ही हुआ था जी, फिर अब कहां से आएंगे, पता नहीं जी, वो तो वास्तु करो आप, ठीक भाई मैं नहीं कर सकता। तो अभी जैसे अभी आपने बताया पत्री भी देखनी है, जैसे कि मान के चलते हैं मेरा घर है, तो बाबा मेरी वाइफ और मैं साथ में रह रहे हैं, ठीक है, तो हम एक ही घर में रह रहे हैं, तो हम दोनों की पत्री देखी जाएगी या कैसे देखा जाएगा? गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एक घर में तो 5 मेंबर हैं, आपने जैसे 3 ही बताए। क्वेश्चन आता है भाई मेरे पापा हैं, वो भी काम करते हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, मैं, मेरी वाइफ, मेरा भाई, उसकी वाइफ,
तीसरा भाई, उसकी वाइफ, हम तो एक, फिर बच्चे भी आ गए भाई, मेरे 2 बच्चे, मेरे भाई के 2 बच्चे, मेरे छोटे भाई का 1 बच्चा। तो उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी जाती है वो दी जाती है घर के मेन अर्निंग मेंबर को। फादर और 3 भाई, चारों वर्किंग है। फादर पेंशन आ रही है 50,000 रुपए महीना एग्जाम्पल, बड़ा भाई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उससे छोटा भाई 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उससे छोटा भाई स्ट्रगल कर रहा है। तो आप किसको बूस्ट करना पसंद करोगे? 10 लाख वाले को, लाख वाले को करोगे ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो उसको दी जाती है जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है। मैं वैसे सबको देखता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक चीज जो एक व्यक्ति को सूट कर रही है वो हो सकता है इनको सूट ना कर रही हो, इनको ना कर रही हो। तो मैं क्या करता हूं, अपने सामने ना सारी पत्रियां रख ली, जितने भी घर में मेंबर्स है ना, सारी पत्री रख ली। सारी पत्री रखने के बाद कुछ चीजें कॉमन निकल आती हैं कि यार इसमें यहां भी नुकसान नहीं है, यहां भी नुकसान नहीं है, यहां भी नुकसान नहीं है, ये उठा। क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं ना, नॉर्थ भी है, ईस्ट भी है, साउथ भी है, 16 दिशाएं हैं। तो जो कॉमन निकल के आती है उस कॉमन पे, ताकि किसी को नुकसान ना हो। और जैसे अभी अब पोजीशंस की भी बात कर रहे हैं घर के अंदर कि यहाँ पे ये बंदा रहना चाहिए, यहाँ पे ये रहना चाहिए, तो नॉर्मली आजकल क्या करने लग गए, एक ही फ्लोर ले लेते हैं, एक ही फ्लोर पे सबके सब रह रहे हैं। हाँ, तो अब एक रूम की पोजीशन जो मास्टर बेडरूम था वो बहुत अच्छी है हाँ, वास्तु के हिसाब से, हाँ, बाकी 2 नहीं है। हाँ, और जो मास्टर बेडरूम था वहां पे आपने पेरेंट्स को रखवा दिया, हाँ, पर क्योंकि वो भी बड़े हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। और बाकी जो बच्चे हैं 2 जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उनको जो रूम मिले हैं वो रिलेटिवली छोटे हैं, पर वास्तु के हिसाब से वो खराब है। हाँ। तो इसका भी सॉल्यूशन होता है टाइप्स। देखो 3 दिशाएं जो आपको बताई थी, ईस्ट साउथ ईस्ट, हाँ। साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। हाँ। अगर यहाँ पे किसी का भी बेडरूम है, चाहे फादर का हो चाहे बच्चे का हो, कोई इलाज नहीं है। ईस्ट साउथ ईस्ट में बेडरूम है, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। मान लो एक कमरे में ना कभी भी एक दिशा नहीं आती, जितना ही छोटा घर हो, जितना ही बड़ा घर हो, 2-3 दिशाएं आती हैं। तो अगर मान लो उसी कमरे में हल्का सा ईस्ट भी आ रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट भी आ रहा है, चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या रिकमेंड करता हूं, तुम एटलीस्ट ऐसे सो जाओ कि तुम्हारी इतनी बॉडी ईस्ट में आए, तुम्हारा सर जो है ना, क्योंकि डिसीजन इसने लेने हैं ना, यहां तक इतनी बॉडी तुम्हारी ईस्ट में आए, बाकी ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रही है, मजबूरी है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट इतना पोर्शन तुम्हारा। साउथ साउथ वेस्ट में मैं इतना भी रिकमेंड नहीं करूंगा। साउथ साउथ वेस्ट में तो मैं कहूंगा भाई तुम्हें टच, तुम्हारा इतना सा पैर भी नहीं आना चाहिए, तुम्हें टच भी नहीं होना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में इतनी बॉडी आ सकती है, इतनी बॉडी वेस्ट में आ जाए या नॉर्थ वेस्ट में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे फिर दूसरा क्वेश्चन में निकल के आ रहा है, हम बेड की जो सोने की डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे रखे, सर कहाँ पे रखे, क्या हमेशा ही यही देख के करना है? जेनरिक टर्म्स में तो देखो, अगर हम बेसिकली सर की बात करें ना, तो सर या तो साउथ में होना चाहिए या ईस्ट में, कमरे के, ठीक है, कमरे के, ठीक है। घर के सेंटर से पहले आपने कमरों की दिशाएं ले ली, अब स्पेसिफिकली एक कमरे के अंदर भी आपका सर साउथ या ईस्ट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जो हमारी धरती है ना, उसके सेंटर में एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ह्यूमन बॉडी के भी 2 पोल्स है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, पैर हमारे साउथ पोल है। जब आप मैग्नेट को नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल को जोड़ने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? रिपल्शन क्रिएट होती है, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, जाते नहीं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। जब आप साउथ से नॉर्थ को जोड़ते हो तो क्या होता है? एक एनर्जी का फ्लो क्रिएट हो जाता है। जब आप अपने घर में सर को नॉर्थ की तरफ या वेस्ट की तरफ करके सोओगे, ये मेरा नॉर्थ है, मैं नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ करके सोऊंगा तो अर्थ की एनर्जीज क्या करेंगी? मेरे ब्लड को नीचे की तरफ फेंकेंगी। यहां पे रिपल्शन होगा ना, मेरी बॉडी को नीचे की तरफ फेंकेंगी। ब्रेन डिसऑर्डर, शुगर, बीपी, ये सारी बीमारियां होती हैं जो लोग नॉर्थ और वेस्ट में सर करके सोते हैं। जब आप ईस्ट में सर करके सोओगे तो क्या होगा? फ्लो क्रिएट हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लो है ना, अर्थ एनर्जीज के साथ वो सिंक में आ जाएगा। बने बनाए घर लेते हैं आजकल, तो ट्रेंड यही है, फ्लोर लेते हैं। अब किसी ने फ्लोर ले रखा है, वो हमको देख रहा है एग्जांपल के लिए, तो अब कोई रूम बन रहा है ऐसा जिसके अंदर ये डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो क्या उसको गेस्ट रूम कर दिया जाए? हाँ, कर सकते हो। गेस्ट रूम, डिस्पोजल में गेस्ट रूम बना दो, एक इफेक्ट आएगा, बस गेस्ट नहीं आएंगे घर में। सही में भाई, डिस्पोजल है ना, आपने उसको गेस्ट रूम का नाम दे दिया, वहां पे आपके घर में गेस्ट आएगा ही नहीं। आप साउथ साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम बना दो, आप पूरे संसार से कट जाओगे। अच्छा, सोशल कनेक्टिविटी 0 हो जाए, क्योंकि ड्राइंग रूम क्या है? सोशल कनेक्टिविटी। साउथ साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम आपकी सोशल कनेक्टिविटी को 0 कर देगा।
और जैसे अगर ये जैसे ऑफिस है, ये 4 साइड ओपन है, तो क्या इसका भी कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है? कोई एडवांटेज भी नहीं है, स्पेसिफिकली कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, आपका इंटरनल वास्तु इफेक्ट करेगा। हाँ, 4 साइड ओपन में ना एक चीज आपकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की एक चीज हो सकती है, 4 साइड में आपको चारों दिशाओं में खिड़कियां मिलेंगी, ठीक है। जो एंट्री का इफेक्ट है ना, वो सेम इफेक्ट आप खिड़की से भी ले सकते हो। तो अगर आपके यहाँ पे मैं पॉजिटिव खिड़कियों को खोल दूं जहां से हवा पानी अंदर आए, तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाएगी। नेगेटिव अगर खुली होंगी तो नेगेटिव भी आ जाएगी। तो नेगेटिव को बंद करके ना आप पॉजिटिव एंट्रीज अपनी चारों दिशाओं से खोल सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये फायदा है इस वाली सीट। ये फायदा हो सकता है। तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो एक नॉर्मल बंदे को अवॉइड करनी चाहिए अपने घर का वास्तु देखते वक्त? बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी ना हो। दूसरा, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में भूल के भी एंट्री मत ले लेना। एंट्री अगर ले लेना साउथ साउथ वेस्ट में, तो उसी दिन अपने हाथ से अपना लिख दो कि भाई तुम खत्म हो। एंट्री कभी नहीं लेनी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कूड़ा कबाड़ क्लटर नहीं होना चाहिए। चौथा, आपके घरों में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में भगवान की फोटोज, मंदिर नहीं होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स में एक व्यक्ति क्या करता है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा और समझ गया हूं। कॉमन मिस्टेक्स में क्या होता है, व्यक्ति को जो जेनरिक टर्म्स पता है ना कि मेरी किचन साउथ ईस्ट में होगी तो पैसा आएगा, वो गलती क्या करता है, प्रोफेशनल कैलकुलेशन करता नहीं और उसकी किचन बन जाती है ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट के बगल में, वहां चूल्हा रख देता है वो। ईस्ट साउथ ईस्ट की किचन जो है ना, वो लीवर कैंसर देती है। लीवर अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन आज रखी तो 45 दिन, आज अपना एसजीपीटी एसजीओटी करा लो, 45 दिन के अंदर एसजीपीटी एसजीओटी कराने जाना, बंदा जो रिपोर्ट देखेगा ना आपकी, कहेगा एडमिट करो उसको, लीवर सिरोसिस हो गया, जस्ट इन 45 डेज। ये गलती करता है। दूसरी गलती क्या करता है, उसने ये पढ़ रखा है व्यक्ति ने कि मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में बहुत अच्छा होता है। पहली गलती तो वो ये करता है कि वो विदाउट कैलकुलेशन करे साउथ वेस्ट की जगह साउथ साउथ वेस्ट में अपना बेड लगाता है, डिस्पोजल में बेड लगाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। आपके घर में मास्टर कौन है? किस डेफिनेशन में? अब बस मास्टर कौन है? अब यही है ना, आप अपने पेरेंट्स को इज्जत देते हो तो आप उनको मास्टर कहते हो, पर एक्चुअल अर्निंग मेंबर तुम होते हो। बहुत सारी फैमिलीज के साथ में ये होता है। बहुत सही चीज बोली आपने। बेटा अपने, जब बेटा कमाने लग जाता है ना, या यूं कहते हैं ना, जब बेटे के पैर में बाप का जूता आने लग जाता है, तो बेटा ना अपने आप को कई बार बाप समझने लग जाता है। मास्टर बेडरूम में लोग क्या गलती करते हैं, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, लेकिन मास्टर तुम नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो स्टेबिलिटी की है। वहां पे क्या होता है बेसिकली, जब कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में सोता है ना, तो उसके साथ क्या होता है, उसकी लाइफ स्टेबल रहती है, उसकी एज बढ़ जाती है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसको कोई परेशानी नहीं होती किसी प्रकार की, और वो व्यक्ति ना शांत रहता है, वो व्यक्ति स्थिर रहता है, मन में कोई उल्टे सीधे विचार नहीं आते, बॉडी स्टेबल रहती है, कोई बॉडी में उतार चढ़ाव नहीं आते। लेकिन साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो अर्थ एलिमेंट की है। अर्थ एलिमेंट है नो मूवमेंट। वो व्यक्ति ज्यादा कुछ लाइफ में करता नहीं, वो व्यक्ति सिर्फ अपना परमात्मा का ध्यान करता है, क्योंकि वो रिटायर हो चुका, उसने जो मेहनत करनी थी कर ली। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे अपने आप को मास्टर समझ के अपना बेडरूम बना लेते हैं साउथ वेस्ट में, और वो किसी काम के नहीं रहते, वो सो के उठ ही नहीं पाते। ये गलती होती है। दूसरा, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, मुझे नहीं पता ये मिथ किस व्यक्ति ने फैलाया, मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं ना साउथ ईस्ट किचन अगर ऑप्शन नहीं है तो सेकंड बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट, आप नॉर्थ वेस्ट में किचन बना लो। भाई साहब, इतना बड़ा ब्लंडर है ये। नॉर्थ वेस्ट में जिस व्यक्ति की किचन होती है ना, वो रातों रात ऐसे गिरता है, रातों रात। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, चूरन की गोली होती है, आप लोगों ने सबने खाई है वो गोली, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा दोस्त है। उनका बढ़िया सिस्टम, अब जब मैं कह रहा हूं आप सब लोगों ने वो खाई है, सब लोगों ने, और पूरा बचपन आपका वो गोलियां खाते बीता। आज भी वो गोली, अब तो खैर बर्बाद हो गया, अब नहीं चलती, कुछ समय पहले तक भी सब लोगों ने खाई, वो ब्रांड आउट हो गया मार्केट से। अब कॉमन सेंस क्या है, जब सबने खाई है तो बहुत ही बड़ा आदमी होगा ना। क्वार्ट एंड क्लिफ तब बुरा रहते थे, मेरे ख्याल घर भी उनका होगा 50 करोड़ का तो घर होगा, कम से कम 40 करोड़ का तो होगा, बहुत बड़ा घर है, 2 जोड़े लेके बना रखा है।
पैसा आप जब व्यक्ति के पास आता है तो वो दो तीन काम करता है। एक, गाड़ी बड़ी कर लेता है, एक कपड़े अच्छे कर लेता है, एक घर चेंज कर लेता है। अब घर उनका बड़ा, उन्होंने घर में रेनोवेट कराई। रेनोवेशन में क्या था, उनका घर नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। तो पहले उनकी किचन साउथ में थी, साउथ में किचन बहुत अच्छी होती है। अब रेनोवेशन होती है तो सारी औरतें, भाई मेरे पीछे ना सफोकेशन होती है, मेरे को किचन आगे करनी है, मुझे किचन आगे करनी है, ठीक है। उन्होंने भी कहीं नेट पे पढ़ लिया कि नॉर्थ वेस्ट की किचन सेकंड बेस्ट किचन होती है, तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में अपने भाई साहब किचन बना दी। उसके फादर ने घर में शिफ्ट होने के, जब कंस्ट्रक्शन हुई तो रेनोवेशन हुई, उस घर में शिफ्ट होने के लगभग 6 महीने के अंदर वो लोग जीरो पे खड़े। बड़े भाई का डाइवोर्स हो गया, छोटे भाई की शादी हुई नहीं थी, और फादर ने उनको ऐसे, मतलब ये लोग भैया तुम्हारे घर की चाबी बाहर, रोड पे आ गए थे वो। और जनरली मैंने देखा है, या तो क्रिकेट बैटिंग में या MCX के सट्टे में व्यक्ति बर्बाद होता है, या स्टॉक मार्केट में। अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन होगी तो बर्बाद होगा ही होगा। तो ये नॉर्थ वेस्ट की किचन की गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम पे लोग अपना खुद का वास्तु करते हैं तो उसके लिए कच्चे नक्शे बना लेते हैं, पेपर पे ला लेते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। क्या नुकसान है उसका? सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो कोई वास्तु वाला ऐसे आ जाए ना बता के तुम्हारे घर में ये गलत है, ये गलत है, उसको बोलना भाई ठीक है तू अपना वास्तु कर ले, तू निकल यहाँ से। दूसरा, कच्चे नक्शों पे किसी भी सूरत में काम नहीं करना। क्यों काम नहीं करना? क्योंकि जो N3 की एंट्री आपको बता रहा था ना कि बेशुमार दौलत देती है, 11.25 डिग्री के एंगल में आती है, और उसके जस्ट बगल में एक एंट्री होती है N2 की, अगर वो खुल गई ना तो पूरा संसार आपसे जलने लग जाएगा। S4 की जो एंट्री है ना वो आपको राजा बनाती है, लेकिन S4 के जस्ट बगल में एक एंट्री S5 की जो आपको कर्जों में डुबा देगी। तो अगर कच्चे नक्शों पे काम करोगे ना तो खोलने जा रहे हो S4 और खुलेगी S5, उधर खोलने जा रहे हो N3 और खुलेगी N2। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने अपने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। हमने एक कम्युनिटी बनाई है जहां पर आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम फिर जब भी इनसे दोबारा सेशन करेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। इनके हमने लिंक्स भी दे दिए हैं, अगर आप इनसे कोर्स लेना चाहते हैं। ये प्रोफेशनली वास्तु सिखाते भी है और साथ में आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, आप इनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड वगैरह, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।